अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक असलम। तो जनाब आज नई सुबह तो है, लेकिन नई सुबह के साथ कल कुछ बहुत नया हुआ। मुझे ऐसा लगा कि वो नया था। मुझे लगा हाथ से नया था क्योंकि बहुत ज्यादा पुरुमीद थी पीटीआई, लेकिन हुआ क्या वो सबके सामने। अच्छा, मुझे लगा कुछ नया नहीं था क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ नहीं था। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है और कई बार ये मामलात इसी तरीके से उठे हैं कि पोजीशन कुछ और होती है, लेकिन जब बैलेट बॉक्स ओपन होता है तो उसके बाद नताइज कुछ और होते हैं। सेनेट का इंतखाब 2018 याद तो आपको वो भी होगा। तब भी क्या हुआ था? तब की जमात, तब की अगर हम बात करें हुक्मरान जमात PMLN, उनके MNA ज़्यादा थे, यानी उनकी नशिस्तें ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन याद है आपको उस वक्त भी वो जीत नहीं पाए थे। जीता कौन था? जीता था तो सादिक संजरानी जीता था। और जब हम बात करें सादिक संजरानी साहब की, तो उस वक्त भी मामलात ऐसे हुए कि उनको चेयरमैन मुंतखब कराया गया। यानी हुआ ये कि PTI उस वक्त मिल गई थी पीपल्स पार्टी से, इसको यूं कह लेते हैं कि पीपल्स पार्टी उस वक्त मिल गई थी PTI से, और इसलिए जीत गए थे सादिक संजरानी साहब, और डिप्टी चेयरमैन के लिए सलीम मांडवीवाला साहब को मुंतखब कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मौलाना फजल रहमान की क़यादत में PDM बनती है। सोचा जाता है कि सादिक संजरानी को हटाया जाए। इस सिलसिले में एक चाय का दौर चलता है जिसमें अपोजिशन अरकान इकट्ठे होते हैं। सबने देखा, सबने गिना भी। नंबर गेम PDM के हक में था, लेकिन सादिक संजरानी को ज्यादा वोट मिले। कहा गया कि अरकान ने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिए। ये ज़मीर की आवाज़ क्या है ये भी जानना। शिबली फराज साहब ने उस वक्त कहा था कि चूंकि सादिक संजरानी साहब एक अच्छे आदमी और लोगों ने ज़मीर पर वोट दिया है, तो ज़मीर की आवाज़ पर वोट देने की वजह से सादिक संजरानी साहब जीते हैं। लेकिन कल शिबली फराज साहब ने ये नहीं कहा कि ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिए। कल उन्होंने कहा कि पैसा चला। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, वो शदीद गुस्से में थे जहाँ पर भी वो गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन वो मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि इन्हें बस ऐसा गुस्सा है कि जो सामने ना लग जानी उसके कान के नीचे। तो PTI में इस वक्त शदीद गुस्सा पाया जाता है। चूंकि ज़ाहिर है वो पुरुमीद थे, वो कॉन्फिडेंट थे। और कल ही की हमारी इस ट्रांसमिशन में फवाद चौधरी साहब पुरुमीद थे, कहा 180+ वोट्स मिलेंगे हफीज़ शेख साहब को। शेख रशीद साहब पुरुमीद थे, उन्होंने कहा जो नाराज़ थे उनको मना लिया, वोट हफीज़ शेख को ही देंगे। यानी सब पुरुमीद थे। प्लान भी हो गया था कि पार्टी कैसे होगी। फिरदौस शिकवान साहब साहिबा ने कहा था मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, पार्टी होगी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब खुला बैलेट बॉक्स तो उससे जब पर्चियाँ निकली तो मालूम हुआ कि जीत गए हैं जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। और बात यह है कि इस इंतखाब से पहले भी चर्चा बहुत हुआ था, हॉर्स ट्रेडिंग का चर्चा खूब हुआ था कि पैसा चल रहा है, ऑफर्स हो रही हैं। इमरान खान साहब ने खुद कहा था एक शख्स मेरे पीछे पड़ा है 70 करोड़ रुपए लेके। बाद में जब मालूम हुआ कि वो उन्हीं का आदमी था तो उसको उन्होंने कहा कि इसको हम टिकट नहीं देंगे, नज़रियाती कारकुन को देंगे। ये मैं बात बलूचिस्तान के टिकट की कर रहा हूँ। उसके बाद नज़रियाती कारकुन को बिठा दिया गया, जीता वही बकौल PTI के जो पैसे लेकर पीछे था। लेकिन आप ये देखें कि वोट भी कितने ज़ाया हुए। शहरियार अफरीदी साहब का मैं, क्योंकि उन्हें डांट भी पड़ी है, हुए कि ज़ाया किए गए, ये भी एक सवाल है। सवाल जब ये होता है कि ज़ाया किए, ये ज़ाया हुए, तो इसमें ज़्यादा PTI के ही लोग शामिल। और वो जो वोट ज़ाया हो गए वो शायद PTI को कहीं ना कहीं जिता सकते थे, क्योंकि इतना फ़र्क नहीं था सादिक संजरानी और यूसुफ रज़ा गिलानी। मैं लिटरली कल परेशान हो गया। हमारे MNAs हैं और एक वोट इतना कीमती वोट कि जिस वक्त पूरे कौम की नज़रें लगी हों, ऐसे वक्त में हमारे एक MNA साहब वोट ज़ाया कर दें। यानी ठीक है, ज़रदारी साहब से गलती हुई, उन्होंने कहा जी मेरा वोट जो है वो ख़राब हो गया, तो हमें दोबारा से वो पर्ची दे दें, दोबारा ले ली गई। तो यानी MNA वोट ज़ाया कैसे हो जाते हैं, मेरी समझ से बाहर है। देखें, अब या तो वही बात है कि या तो वोट ज़ाया किया गया, जैसे कि आप उस पर्ची पे साइन कर दें और आपको पता ही नहीं है कि उस पे साइन करना है या नहीं करना है या क्या है। यानी फोकस कहीं और था, मालूम ये किया ही नहीं कि वोट डालना कैसे। और जब फिर आप मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो आप कहते हैं कि जी किसने कहा हमारा वोट ज़ाया हो गया, ऐसा कुछ। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात और है मैं कि ये कहा गया नवीद कमर साहब की जानिब से भी और कुछ और रहनुमाओं की जानिब से भी कि इमरान खान का अपना वोट ज़ाया। मेरा सवाल उनसे है कि आप क्या वहाँ पर मौजूद थे जब इमरान खान से ठप्पा लगा रहे थे? नहीं, आपको कैसे पता है कि वो जो पर्ची है जो ज़ाया हुई वो इमरान खान साहब की है? मतलब आउट ऑफ नोवेयर कहते हैं इमरान खान साहब का वोट ज़ाया हुआ। देखिए, हो सकता है कि कोई कंफ्यूजन हुई हो, जैसे कि मैं जरदारी साहब का जब वो वोट कास्ट कर रहे थे, मैंने जब वो मनाजिर देखे तो उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा इन कांपते हुए हाथों ने कुछ हिला दिया वही। इमरान खान साहब के हाथ नहीं कांपते, उनके हाथ नहीं कांपते। तो ये जो बात की गई उनका वोट ज़ाया हो गया, ऐसा गलत है। जहाँ तक बात इमरान खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनके उसूली मौक़िफ़ की बात है, वो यही मौक़िफ़ अपनाए हुए थे कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकना है, इसको बंद करना है, पैसा नहीं चलना चाहिए। इस बारे में कितनी कोशिशें की
दी गई। आप देखिए कि एक ऑर्डिनेंस लाया गया, ऑर्डिनेंस के बाद आईनी तरमीम की बात की गई जिसको अपोजिशन जिससे बैकआउट कर गई। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए गया क्योंकि कहा गया कि जो ऑर्डिनेंस है वो सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला डाल दिया था इलेक्शन कमीशन पर, कहा था इलेक्शन कमीशन इसको देखेगा और जो वोट है वो ट्रेसेबल हो सकता है। वो जो वोट किसने कास्ट किया ये मामला हमेशा के लिए सीक्रेट नहीं रह सकते। लेकिन सवाल वही, क्या फिर पैसा चला है? और अगर फिर पैसा चला है तो फिर ये तो रिवायत ही बन गई ना एक, क्योंकि हमें याद है कि वो छांगा मांगा की सियासत जिसकी हम हमेशा से बात करते आए हैं, वो सियासत फिर वो है जो कि कभी दफ्न नहीं होगी। और कल हम अपनी ट्रांसमिशन में भी यही बातें कर रहे थे कि वो छांगा मांगा की सियासत का इजाफा पीपल्स पार्टी ने की है, क्योंकि उस टाइम में नून लीग ने की थी 1988 में। इस दफ़ा लग रहा था कि पीपल्स पार्टी खुल के खेल रही है। बहरहाल ये जो कहते हैं ना मफाहमत के बादशाह, सियासत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब, तो देखिए कि जो उन्होंने कहा था कि मैं ये करके दिखाऊंगा वो उन्होंने करके दिखाया। लेकिन अब इससे सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ज़्यादा वोट मिल चुके हैं और उसके बाद चूंकि कहा यह जा रहा था कि फिर अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले एतमाद की बात कर लिया इमरान खान साहब ने खुद और वो कहते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो लेंगे पार्लियामेंट से। लेट्स सी इस मामले पर होता है क्या। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कल की और कल होने वाले मार्के से मुताल्लिक, तो डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि इस्लामाबाद से पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मिले 169 वोट, लेकिन जो खातून उम्मीदवार थीं अगर हम उनकी बात करें तो उनको मिले हैं 174 वोट। अच्छा ये भी ज़रा डिफरेंट हो गया ना मामला, ठीक है वो जीती है पीटीआई की, बट वही मेंबरान जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिए उनसे कुछ ऐसे थे जिन्होंने इनको भी वोट दिया, यानी इनके वोट ज़्यादा हुए हैं जो इनकी खातून रुकन थी। चलें ठीक है, आप जीत गए ना, लेकिन अब अपना जश्न तो उस अंदाज में मना लेना कि आप एक तहजीब याफ्ता कौम का हिस्सा कहलाएं। क्योंकि जब मैंने कल देखा जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जश्न मनाने का तरीका था वो ये था कि इतनी गैर अखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल की गई और गैर अखलाकी तरीका था कि आप उसको ये नहीं कह सकते। हाँ, हमने ये देखा कि जहाँ पर वोट कास्टिंग हो रही थी, जहाँ पर वोट दिए जा रहे थे, उस ऐवान के अंदर बड़ा ज़बरदस्त तरीका ये था कि मुसाफिर किया गया, बगलगीर हुए, जो कि एक जमहूरी तरीका था। लेकिन जब जियालों ने जश्न मनाया तो हर तरह के तरीके को बलाए ताक रखा गया और जब मामला खुलकर सामने आया तो जिन चीज़ों के बारे में मना किया गया था उन चीज़ों की खिलाफ वर्जी, हवाई फायरिंग हुई, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जिस तरह से नारेबाजी की गई और जो जुबान इस्तेमाल की गई, ये वैसे हमेशा पीपल्स पार्टी की तरफ से क्यों होता है? हमने कल भी महक इस पर बात की कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल के जो लफ्ज़ों का उनका चुनाव था उस पर हम आगे चलकर ज़रूर आज फिर बात करेंगे, क्योंकि परसों की बात अभी भूले नहीं थे कि कल का दिन जब बिलावल भुट्टो साहब मिलने जाते हैं शहबाज शरीफ साहब से और वो पुलिस अफसर को धमकी देते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह की थी, जिस तरह उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, ये जो कल्चर है इस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन एनीवेज जब बात हो रही है इस मार्के की तो कल का दिन इस्लामाबाद की नशिस्तों की जब हम बात करते हैं, क्योंकि नज़रें थी पूरे कौम की इस्लामाबाद की नशिस्तों पर, क्योंकि उसने तय करना था आगे सियासत का मुस्तकबिल। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कल इस्लामाबाद में हुआ क्या। सेनेट इलेक्शन में बड़ा अपसेट, बाद से पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए, अब्दुल हफीज शेख हार गए। वोटों की इब्तिदाई गिनती हुई तो अताउल्लाह तारड़ खुश दिखाई दिए, सब ठीक है के इशारे किए, फिर नवीद कमर और अता तारड़ ने जीत का निशान बनाया। हफीज शेख के पोलिंग एजेंट की दरख्वास्त पर दोबारा गिनती की गई, मगर नतीजा गिलानी के हक में ही आया, जिसके बाद आरओ ने उनकी जीत का ऐलान कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं, और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। हफीज शेख ने यूसुफ रज़ा गिलानी को गले लगकर मुबारकबाद दी। ऐवान में पीडीएम के 160 अरकान थे, यानी हुकूमती सफों से 9 अरकान ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया। शहरियार आफरीदी समेत 7 अरकान के वोट मुस्तरद हुए। जर्नल निशिस्त पर हफीज शेख को मुस्तरद करने वाले पीटीआई अरकान ने खवातीन की निशिस्त पर अपनी ही पार्टी की उम्मीदवार के हक में वोट डाला। तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद 174 वोट लेकर कामयाब हुई। नून लीग की फरजाना कौसर को 161 वोट मिले, 5 वोट मुस्तरद हुए। गिलानी की जीत के बाद कौमी असेंबली के कॉरिडोर में भी जीए भुट्टो के नारे लगे। यूसुफ रज़ा गिलानी असेंबली हॉल से निकले तो सवालों की बौछार हुई, मगर वो जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। डी चौक पर जमा पीडीएम के कारकुनों ने भी गिलानी की कामयाबी का जश्न मनाया और सेनेट का चेयरमैन गिलानी के नारे लगाए।
तो ये नारेबाजी और ये हुल्लड़बाजी, अगर हम इसको कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि जो माहौल था उस माहौल में ऐसा जश्न मनाने से बार बार आपको रोका जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद किसी की नहीं सुनी गई। पुलिस कह रही थी उसको भी पीछे रखा गया और आगे बढ़ के जश्न मनाया गया। अब मुझे लग रहा है इनको जश्न का चस्का पड़ गया है। वो चाह रहे हैं एक और जश्न मनाए, उसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या है? वो ये जनाब, वो चाहते हैं, ठीक है यूसुफ रज़ा गिलानी इज द सेनेटर नाउ, बट अब वो चाहते हैं कि वो चेयरमैन सेनेट भी बन जाएं। बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान कर दिया और कहा है कि अब वज़ीर आज़म साहब को इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। जब उन्होंने कहा ना इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, तो सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि इखलाकी तौर पर तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लड़ना ही नहीं चाहिए था। जब अपना बेटा उनका पाया गया इस काम में कि वो खुद लोगों को जिस तरह से वरगला रहा था, और फिर एक ऑडियो का लीक होना। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है बहुत सारे एनालिस्ट जो थे वो ये कह रहे थे कि इस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। वो वीडियो का आना, वो ऑडियो का आना, दोनों ही पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात ला सकती थी, लेकिन कल बहुत लक काम कर गई पीपल्स पार्टी की यूसुफ रज़ा गिलानी। और आप देखें कि मार्जिन कितना कम है, मार्जिन कम है, यस। और बड़े ज़बरदस्त तरीके से चले हैं। अब्दुल हफीज़ शेख की तरफ से भी पूरी कोशिश थी, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। और जब मैंने देखा कि दोनों ऐवान में इकट्ठे बैठे हैं जुड़ के, तो मैंने कहा हर कोई जो है वो लड़ रहा है कि वोट इसको दो उसको दो, लेकिन दोनों साहिबान जो इकट्ठे चल भी रहे हैं, मुसाफे भी करे, गले भी मिल रहे हैं और मिल के बैठे भी हैं। लेकिन वही बात है ना, पुरानी दोस्ती है, दोनों का ताल्लुक कभी चले। अब्दुल हफीज़ शेख का तो पीपल्स पार्टी से रहा ही है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो अभी भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। लेकिन जो बिलावल कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को अखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, आपको लगता है कि ऐसा कहना चाहिए? एनीवेज़, अभी उन्होंने ये तो कहा है, लेकिन साथ ही उन्होंने जो अगले जश्न की तैयारी कर ली है उस पर जब हम बात करते हैं तो दिखाते हैं आपको कि बिलावल ने कहा क्या है। इमरान खान को अपना ही असेंबली से शिकस्त दिलवाना तारीखी कामयाबी है। ये कठपुतली हुकूमत अपना ही पार्लियामान से हार चुकी है। जमहूरियत का आवाज बुलंद हो चुका है, पार्लियामान का वकार है उसमें इजाफा हुआ है। दुनिया को जो दिखा दिया है जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। ये जो विक्ट्री है एक किस्म का अदम एतमाद है, उस वजीर खजाना का नाकामी है जो हमारा मईशत चला रहा है। कठपुतली हुकूमत के खिलाफ हर तरफ से हमले होंगे। जल्द ही इस जालिम हुकूमत को घर भेजेंगे। अगर इनमें कोई ऑनर होता, इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब होगा। पाकिस्तान की जमहूरी सफ़र में नया दौर शुरू होने का। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें, जो पहले भी कहती थी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पैसा चल रहा है, लेकिन रास्ता रोकेंगे, पुरुमीद से रास्ता रुक गया, लेकिन अब वो फिर ये कह रहे हैं, चूँकि अब्दुल हफीज़ शेख साहब हार चुके हैं, वो कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हॉर्स ट्रेडिंग पर जाती है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने कहा है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत पर बगलें बजा रहे हैं उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। और इसके अलावा फिरदौस आशिकवान साहिबा ने कहा कि नोट जीत गए, जमहूरियत हार गई। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं। सेनेट इलेक्शन की नशिस्त पर अब्दुल हफीज शेख नाकाम। पीटीआई रहनुमाओं ने शिकस्त का जिम्मेदार हॉर्स ट्रेडिंग को करार दे दिया। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा पीडीएम का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। ये लोग जो आज वो बगले बजा रहे हैं उनकी सियासत का खात्मा होने वाला है। और जो आज ये नो कॉन्फिडेंस की बातें हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये किस मुंह से, किस किरदार से ये इस किस्म की बातें करते हैं। फैसल जावेद ने ट्वीट में लिखा हॉर्स ट्रेडिंग अरूज पर रही, जिसकी तहकीकात की जाए ताकि इंसाफ हो सके। फिरदौस आशिकवान ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी को नोटों की जीत और जमहूरियत की हार करार दिया। शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा इमरान खान एक बार फिर सच साबित हुए। इलेक्शन में वोट बेचे गए, गिलानी खानदान ने वोट खरीदे। अगली बार इलेक्शन की बजाय ज़मीरों की नीलामी करवा ली जाए। इस्लामाबाद में ये होने वाले इलेक्शन जो कि पूरे मुल्क में हुए थे, लेकिन इस्लामाबाद की हलचल ज़रा ज़्यादा थी। अब ज़रा सिंध असम्बली का भी रुख करते हैं। बहुत मसले हुए सिंध असम्बली में, मार कुटाई हुई, धक्कम पेल हुई, वोट मिल गया, लेकिन वोट मिला। ये देखे ना, चले मार खाई कुछ किया लेकिन वोट तो दे दिया। सिंध असम्बली में हुए सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अपनी अददी ताकत से एक नशिस्त ज्यादा जीती। क्या पीपल्स पार्टी वाले अब ये कह सकते हैं रुलते गए पर से बड़ी आई है? क्या ये कहते हैं आपके बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं होगा?
मार खाई तो क्या हुआ, वोट नहीं दिया। वोट ज्यादा मिल गए जनाब, वोट ज्यादा मिल गए। अपोजिशन इत्तेहाद ने अपने अरकान की तादाद के लिहाज से एक नशिस्त कम जीती है। तो जनाब यहाँ पर भी एक अपसेट एक तरह से यही पीपल्स पार्टी को जनाब फायदा हुआ, पार्टी को फायदा हो गया। और जैसा कि हमने देखा था कि शर्मिला फारूकी साहब एक जगह बात भी करी थी, उन्होंने कहा कि सिंध पीपल्स पार्टी का है और ये पता भी चलेगा। और ये पता कैसे चलेगा, वो ऐसे चला कि अपनी जो उनकी अददी तादाद थी उससे एक नशीस ज़्यादा लेना, ये एक पैगाम होता है शुएब। एक पैगाम इस्लामाबाद में दिया, एक पैगाम ऐसे दे दिया। रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी सिंध में सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का जश्न तो मना रही है, मगर ये कामयाबी पीपल्स पार्टी की तवक्का और दावों के मुताबिक नहीं है। पीपल्स पार्टी ने दावा किया था कि वो 8 से 10 नशिस्तों पर कामयाब होगी, लेकिन सिंध की हुक्मरान जमात सिर्फ एक जनरल नशिस्त यदि ताकत से ज्यादा जीत सकी है। पीपल्स पार्टी ने 5 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 वीमेन नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है, जबकि अपोजिशन 2 जनरल, 1 वीमेन और 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त पर कामयाब हुई है। जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की शरी रहमान, ताज हैदर, सलीम मांडवी वाला, जाम मेहताब दहर और शहादत ऐवान कामयाब हुए, जबकि फारूक एश नाइक टेक्नोक्रेट और पलवशा खान विमेन नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुई। अपोजिशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के फैसल वाबदा जनरल और सैफुल्ला अबड़ो टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए। MKM के फैसल सब्जवारी जनरल नशिस्त पर, जबकि खालिदा आतीफ विमेन नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हो गयी। ये हम हैं और ये हमारे सेनेटर सैयद फैसल सब्जवारी हैं और यहाँ जनरल नशिस्त पर अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल GDA के सदरुद्दीन शाह राशिदी अपनी नशिस्त न जीत सके। 7 वोट जाया होने की वजह से सदरुद्दीन शाह राशिदी सिर्फ 15 वोट ही ले सके। और अब बनने वाली सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया बैरिस्टर हैदर वहीद साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन है आप। थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग सर। एंड वी हैव विद अस सेनेटर शशि पलेजो एज वेल। शशि, आपसे पहले गुफ्तगू करना चाहूँगा, थोड़ा बताइएगा कि एक तो पैगाम इस्लामाबाद के नशिस्त जीत कर आप लोगों ने दे दिया कि आप लोग बड़ी ताकत में हैं, और एक अददी जो नंबर अददी अगर हम नशिस्तों की बात करें उसके बावजूद आप लोगों ने एक नशिस्त ज़्यादा ले ली है सिंध से भी, यहाँ से भी आपने पैगाम दे दिया। तो अब जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, तो आप लोगों का क्या लाया अमल है अब? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, कल वाली जीत जो थी ये हमने कहा था सरप्राइज देंगे और इनको यकीन नहीं आ रहा था। बहुत सारे ड्रामे भी किए और अजीब सी भोंडी प्रोपेगेंडा भी की हमारे उम्मीदवार के खिलाफ, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते हैं और ये जमहूरियत पसंद कुव्वतों की जीत है मेरे ख्याल में, क्योंकि PDM जलसों के बाद ये स्ट्रेटजी जो एक साथ मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ना और ज़मीनी इलेक्शन में भी हमने देखा कि एक भरपूर कामयाबी मिली हर सूबे में। तो शिकस्त तो मिली है PTI को। अब ऐवान के अंदर नो कॉन्फिडेंस तो एक तरह से हो गया, लेकिन जाहिर बात है अब इनको अपनी फेस सेविंग करनी है और ये सारी चीज एक तरफ करने के लिए मेरे ख्याल में जो कल से हम सुन रहे हैं कि वो एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन हमारी PDM की मीटिंग भी जो है वो जल्दी होगी और उसमें आइंदा लाएं, बल्कि हम क्या जो है अभी वी इंटेंड टू डू जो अभी कुछ दिनों में, तो ये अभी वाज़ेह हो जाएगा। और आज भी कुछ मीटिंग्स हैं इस हवाले से। तो जाहिर बात है, एक तो बड़ा ही अभी ये तस्वर ही नहीं किया उन्होंने, दैट वाज समथिंग बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन, यू नो, कि PDM का कोई उम्मीदवार इस तरह जो है वो जीत सकता है और डेंट पड़ सकता है इनके खुद के ताज़ी सतहों में। तो अब जो है आज का दिन भी बड़ा अहम है, उसमें काफी सारी चीजें होंगी, लेकिन ये जो भी कार्रवाइयां सोच रहे हैं हमारी उम्मीदवार के हवाले से, तो हमने पहले भी इनका मुकाबला किया है, सही है, अब भी करेंगे जी। ठीक है हैदर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। पहले तो कल के इलेक्शंस पे एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि PTI बहुत पर उम्मीद थी और वो ये कहती थी कि हम सरप्राइज देंगे। दूसरा ये जो शशि साहिबा बात करी हैं कि PTI सिर्फ इसलिए एतमाद के वोट की बात करी क्योंकि अब वो फेस सेविंग करना चाहती है, आपको भी ऐसे लग रहा है? देखिए, फेस सेविंग से कुछ ज़्यादा है ये, और वो उसकी वजह ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनका मॉरल ग्राउंड जो है वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहने का जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। अगर वो इसी तरह चलते रहते तो वो लेम डक हो जाते और एक आहिस्ता आहिस्ता एक पॉलिटिकल डेथ की तरफ बढ़ते।
तो उन्होंने ये इंतखाब किया और मेरे ख्याल से बेहतर अपने लिए इंतखाब किया कि वो खुद ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और ये बावर कराने की कोशिश करें कि हफीज शेख की हार जो है वो उन पे अदम एतमाद नहीं बल्कि हफीज शेख ही की हार थी। और अगर तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले पाते हैं, क्योंकि ये ओपन बैलेट से होगा और खुली बगावत अगर हुई तो अलग बात है, वरना सीक्रेट बैलेट में जो गिलानी साहब को एडवांटेज हासिल था वो इस दफे शायद हासिल ना हो पीडीएम को। लेकिन ये सब कहने के बावजूद मैं कहूंगा कि जो इस वक्त डिमोरलाइज्ड होगी पीटीआई की हुकूमत और उनके एमपीज जो हैं जिस तरह की सोच अभी रखते होंगे, तो खान साहब के लिए अभी भी एक खासा मुश्किल होगा, इवन ओपन बैलेट के बावजूद और इवन इस तलवार के बावजूद जो वो अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पर रखेंगे कि अगर मुझे कॉन्फिडेंस वोट नहीं मिला तो मैं तहलील कर दूंगा असेंबलीज और आपको जाके फिर से इन्वेस्टमेंट्स करके और फारी करके इलेक्शन फिर से जीतना पड़ेगा। अभी आपके पास जो है वो 2.5 साल बाकी हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पे वो खेलेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर कल के इलेक्शन के बाद हम बात करें तो खान साहब इस वक्त प्रैक्टिकली, पॉलिटिकली और मॉरली बाउंड है कि वो कॉन्फिडेंस का वोट लें और मेरे ख्याल से इसीलिए अब वो उस तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं। ठीक, हैदर साहब, जब हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल को, तो उससे मुताल्लिक आपकी क्या राय है? चूँकि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ मामलात इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर दिए और अभी ज़ाहिर है जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मामला है वो भी इलेक्शन कमीशन देख रहा है। जो वीडियो एक लीक हुई थी उसके बाद एक ऑडियो भी सामने है, लेकिन वो अलग बात है कि पीटीआई ने वो ऑडियो से मुताल्लिक बात नहीं की इलेक्शन कमीशन में जाकर। इलेक्शन कमीशन पर भारी जिम्मेदारी आयद हो रही है इस वक्त, चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्लियरली कह दिया कि इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ है। देखिए, इलेक्शन कमीशन पे तो अपनी जगह जिम्मेदारी होगी, लेकिन ये अब चीजें जो है ना वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही। शफाफियत जो है जब होनी चाहिए थी वो अब मरहला गुजर चुका है और अब इसको अंडू करना जो है वो मेरा नहीं ख्याल के मुमकिन होगा। लेकिन बहरहाल ईसीपी अपनी जांच पड़ताल कर ले। लेकिन लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे खरीदो फरोख्त भी अगर कह लें कि हुई है वोटों की, तो भी खान साहब ने अपने एमपीज की का एतमाद तो खो दिया है ना, चाहे वो बिक भी गए। बिल्कुल सही बात। हर वो मान भी लें अगर, तो इस वक्त जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है उसमें खान साहब को एतमाद का वोट तो फिर भी लेना पड़ेगा, चाहे ये बात दुरुस्त हो कि करप्शन चली है, पैसा चला है। यानी कि आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया था जो इस तरह पैसों की खातिर बिक गए और आपको वोट और आपको सपोर्ट करने से उन्होंने जो है वो प्रेफर किया कि वो बिक जाते। तो अगर ये भी बात सच है और हम मान भी लें सारे इल्जामात पीटीआई के, तो भी ये अदम एतमाद तो है ना वजीर आजम पे। और हैदर साहब, चाहे की प्लेयर तो प्रॉब्लम में है, चाहे आप इसको इस तरफ देखें या इस तरह। बिल्कुल ठीक है, जाहिर है वो प्रॉब्लम में है हैदर साहब। लेकिन अगर मैं ये सवाल करूं कि की प्लेयर कौन रहा, चूंकि जब कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि की प्लेयर वही रहे या आपको लगता है कि नहीं वाकई मामला ये था कि हफीज शेख साहब को अपनी पार्टी के लोग नापसंद करते थे? देखिए, ये 2-3 चीजें थी। आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, जरदारी साहब जिस तरह से सेनेट इलेक्शंस में असरअंदाज होते हैं ये नई बात नहीं है और इस दफा बहुत नुमाया तौर पे भी जरूर हुए होंगे। और मैं पहले नंबर पे जरदारी साहब की अप्रोच, एटीट्यूड और इन्फ्लुएंस को ही रखूंगा। लेकिन साथ ही साथ शख्सियात का भी एक असर होता है। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो हफीज शेख के मुकाबले में एक भारी भरकम शख्सियत, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी सियासत में जो उनका एक रुतबा है वो बहुत जो है वो बड़ा था हफीज शेख से। और जो नाराजगियां थी पीटीआई के अरकान की खान साहब से भी और हफीज शेख से खासकर, तो उसको एक्सप्लॉइट करने की पोजीशन में भी गिलानी साहब जो है वो बाखूबी थे। और फिर जरदारी साहब की टैक्टिक्स जो है वो अपनी जगह। तो ये सारी चीजों को अगर हम मिला के देखें तो मेरे ख्याल से इसमें कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब का इन्फ्लुएंस तो अपनी जगह था, लेकिन गिलानी साहब की अपनी एक शख्सियत थी। और जो नाराजगियां हफीज शेख और इमरान खान से एमपीज को थी, ये तीनों चीजें आई थिंक मिलके उन्होंने इनेबल किया कि जरदारी साहब का जादू चलता, गिलानी साहब का नाम चलता और आगे जो है खान साहब को चलता बनने की तरफ ये कदम उठ पाता। ठीक। और हैदर साहब, हमने कल ऐवान की राहदारी में बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात है। जी देखें, बात ये देखें, आप देखें अप्रोच क्या थी कल। दूसरी बड़ी पार्टी वैसे देखा जाए तो पीएमएल नून है, लेकिन इस सारे जोड़ तोड़ में सारी जो फिजिकली वायलेंट लड़ाइयां भी हुई, जो खरीदो फरोख्त बातें भी हुई,
जो वीडियोस भी आई तो उसमें मरियम नवाज ने अपने आप को बिल्कुल अलहदा और रिमूव्ड इन सारी चीजों से रखा। तो फायदा भी उनको हो गया क्योंकि गिलानी साहब जीत गए और उन्होंने अपना जो है वो अपनी इमेज को और अपनी सारी चीजों को जो है नुकसान भी नहीं पहुंचाया और बिल्कुल साबित किया कि वो बिल्कुल अपने आप को उन्होंने रिमूव करके रखा है सारी सर्कस, इस कंट्रोवर्सी से। और देखिए पार्टी जीत तो गई है लेकिन ऐसा नहीं है कि विदाउट कंट्रोवर्सी जीती है। तो आई थिंक इन अ लॉट ऑफ वेज मरियम नवाज की अप्रोच जीत गई है क्योंकि उनको जो मिलना था वो मिल भी गया और ना वो गलत कामों में पड़े। कंट्रोवर्शियल भी नहीं हुई। ठीक है शशि, आपसे कमेंट लेंगे। जब बात हम करते हैं जरदारी साहब की और ज़रा आप लोग पहले भी कॉन्फिडेंट थे कि आप लोग जीत जाएंगे, लेकिन ऐसे में ये सवाल ज़रूर उठता है कि जहां फ़ायदा दिखाई देता है वहीं चले जाते हैं। 2018 के इंतखाबात थे तो PTI से मिल गए थे, सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन मुंतखब करा दिया था। फिर जब PDM बनी आप लोग इकट्ठे हुए, आप लोगों ने सोचा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं सादिक संजरानी के खिलाफ, लेकिन उसमें आप लोग नाकाम हुए थे। तो अब यहाँ तो कामयाबी, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में फिर आपको नाकामी देखनी पड़े। यानी जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात इमरान खान साहब करें, हो सकता है कॉन्फिडेंस का वोट उन्हें मिल जाए क्योंकि ज़ाहिर है जो खातून उम्मीदवार थी उनको तो 174 वोट मिले हैं। ये बात हफीज शेख साहब के बारे में तो जाती है कि उनको अगर नापसंद किया जा रहा था, लेकिन इमरान खान साहब को तो वोट हो सकता है मिल जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप लोग कहाँ स्टैंड करेंगे? सादिक संजरानी के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस पीपल्स पार्टी अपोजिशन में नहीं थी, मुस्लिम लीग नून थी और हम एक साथ वो चीज हमारे लिए चैलेंज था, हमने फेस किया। और अब जो ये PTI वाले कहते हैं कि वोट कहाँ चले गए, तो उस वक्त सादिक संजरानी वाले वक्त क्या धांधली उनको याद नहीं है? तभी उनको ये अखलाकी कदरें वो भूल गए थे, तब भी इलेक्शन रूल्स की वायलेशन वो भूल गए। जब हमने कहा वहाँ ओपन वोट होना चाहिए तब वो आए बाएं शाएं और अजीब सी जस्टिफिकेशन, यही शबीर फराज साहब खड़े होकर जो है दर्श देते थे और जमहूरियत की बका की बातें करते थे। और हुआ क्या कि उन्होंने एक जेन्युइन मैंडेट जो है वो फिर से छीना। तो उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो अकेला मुकाबला नहीं कर रही थी और जाहिर बातें जो लोग गए और जिन्होंने ये धब्बा लगाया पार्लियामेंट में PTI के साथ, वो अपोजिशन के थे, दूसरी जमायतें भी थी, मुस्लिम लीग नून भी थी उसमें। दूसरी चीज ये जो नहीं होना चाहिए, उनको जाना था तो वो पहले इस्तीफाएं देते, फिर जो के जाकर सादिक संजरानी को वोट करते। अब ये जो अभी बात कर रहे हैं आप, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए ना। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कल अपने जो प्रेस टॉक में बात की है वो ये है कि ये नाकाम हो गए, अदम एतमाद तो हो गया। और खान साहब बड़ी भड़के मारकर जो बार बार कहते थे मेरे नहीं, अदम एतमाद कैसे हो गया शशि? अदम एतमाद कैसे हो गया? कल देखिए ये ऐसा नहीं है, ये शख्सियत की बात थी। ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को जो वोट पड़े हैं वो जारी बात है, वो दो जो कंपेयर करें कि वो जो हमारी दूसरी खातून कैंडिडेट थी उसके निस्बत यूसुफ गिलानी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और वो उनकी कुर्बानियां भी रही हैं, बड़े कमिटेड और बड़े नंबर एक। वो बात आपकी दुरुस्त है कि वो भारी उम्मीदवार रहे, लेकिन फौजिया अरशद साहिबा को तो 174 वोट मिले हैं ना, वो तो PTI की तरफ से ही मिले हैं, वो कहीं और से तो आए नहीं है। तो वो नहीं, वो उनको मिले हैं तो वो खुद जाकर चेक करे कैसे मिले क्या मिले। यहाँ बात थी, सबको पता था वो कैसे चेक करेंगे कहाँ से मिले हैं? उनको तो मिले हैं, पार्टी से मिले हैं। जो भी है उनको हार हुई है। उनको अहम नशस्त पर जो है वो इलेक्ट्रल कॉलेज जो आपका नेशनल असेंबली था, हर नशस्त ये थी और उसमें उनको हार हुई है। और उस हार में जो है उनको अब जो है इस्तीफा देना उनका पड़ता है। इस पर यू टर्न न ले। अब ये जो ढकोसले और ये सारी जो है हमेशा बात एक होती है, फिर कहते दोस्तों साथियों ने जो है कलेक्टिव फैसला जो विजडम से फैसला ये किया है, ये आवाम को पता चल गया है कि एक्सपोज हो चुके हैं। इनसे न जमहूरियत संभलती है न उनको। हमने ही ये स्मूथ जो है एक जमहूरी अमल किया था। पीपल्स पार्टी ने पहली दफा 2008 में 5 साल पूरी के पहली दफा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान बनने के बाद। और फिर नून लीग आई तो हमने कहा ठीक है इनका मैंडेट है। और ये भी बेसाखियों पे कुछ चीज से है, हमने कहा ठीक है जमहूरी अमल यही है, कुछ अदद सही लेकिन इनका राइट बनता है। लेकिन उसमें क्या किया, न पार्लियामेंट को चलने दिया उन्होंने, न उन्होंने आइन को जो है फॉलो किया, न उन्होंने रूल्स को फॉलो किया। उन बाला ऑर्डिनेंस के थ्रू उन्होंने गवर्नमेंट चलाई और ऐवान सदर मजाक बन गया।
और उसका तो बहुत सा होना चाहिए। वो जो हमारी डिमांड है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, वैसे सस्ती साहिबा फिर पीटीआई की भी बहुत सारी डिमांड है। हैदर साहब आपकी जानिब आना चाहती हूँ, ये जो कल वोट जाया हुए, शहरियार आफरीदी समेत 7 अरकान के वोट मुस्तरद हुए, इसने भी कहीं ना कहीं पीटीआई को नुकसान तो पहुंचाया ही है। बेशक पहुंचाया, और मैं तो गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, ऑल्दो ये पार्लियामान है, लेकिन मैं तो मतलब आप खुद सोचें कि वजीर आजम का अपना चौधरी जैसे मतलब ये सीजन्ड लोग हैं। एग्जैक्टली अफरीदी साहब की तो बात सुन के मुझे इतना ताजुब नहीं हुआ था, माजरत मैं उनसे करूंगा ये कहने की, लेकिन मतलब आप अगर देखें तो 7 वोट्स का जाया हो जाना जहां डिफरेंस 5 वोट्स का था, तो ये तो इट इज क्रिमिनल। मतलब इनको तो इस चीज पे ही जो है वो रिजाइन कर देना चाहिए। मतलब आप इस तरह के लोग हमारी हुकूमत, हमारे मुल्क को चला रहे हैं, जो वोट नहीं दे सकते, जिनको वोट देना नहीं आता। और ऐसे देखें अगेन, ये फवाद चौधरी खासकर मेरी नजर में तो खासे मंझे हुए सियासतदान हैं और पार्लियामेंटेरियन भी हैं, और पहली दफा नहीं आए पार्लियामान में, तो ये बहुत ही इनएक्सक्यूजेबल बात है। और अगर हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें जितना फर्क पड़ गया इस तरह की कोताहियों से, तो आप कहीं इमेजिन कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इस तरह की छोटी गलतियों का कितना बड़ा असर पड़ गया है यहाँ पे, कि पूरी तो सियासत जो है वो उसका मुस्तकबिल। लेकिन ये बात जहन में रहे कि ये हम 7 वोटों की बात ना करें, एक लार्जर प्रॉब्लम है जो खान साहब अब फेस कर रहे हैं, और वो लार्जर प्रॉब्लम ये है कि ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू मंथ्स एंड इयर्स ये बात बावर कराई गई है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कि अगेन एक तो खान साहब उनसे बिल्कुल रिमूव रहते हैं, दूसरा उनकी बावर होती जा रही है बात कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में जो है ना उनको बुरा भला कहा जा रहा है कि बिजली की कीमतें देखो, गैस की कीमतें देखो, चावल की कमोडिटीज, यूटिलिटीज, जो बेसिक चीजें हैं एक आम इंसान के लिए, उस हवाले से जो मार खा रही है ये हुकूमत। तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करती रहे, डॉलर को कंट्रोल करने की बात करती रहे, लेकिन जब तक रोटी महंगी है, चीनी महंगी है, और जब तक कि बिजली महंगी है, गैस महंगी है, तो ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पे ये एक प्रेशर भी था। बेशक के देखें जरदारी साहब के जादू की बात होती है, लेकिन एक वैक्यूम कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ था जो एक्सप्लॉइट किया गया है। तो ये खान साहब सोचना पड़ेगा कि ये उनकी कारकर्दगी पे की भी अक्कासी करती है ये बात कि उनके एमपीज जो हैं वो किस आसानी से उनसे हट गए। बिल्कुल, और हैदर साहब ये एक शिकवा भी था कि हमसे मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते, और अब जो हैं वो राह तक रहे हमारी कि हम आए, ये सिर्फ वक्ती ही है जो खान साहब इतना हम पे मेहरबान हुए हैं। साथ रहेगा शौकत यूसुफजई साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सूबाई वजीर है, रहनुमा तहरीक इंसाफ। शौकत साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। तहरीक इंसाफ तो बड़ी पुरुम्मीद थी, जो नतीजा आया उसने तो बड़ा अपसेट कर दिया, क्या कहेंगे आप? क्या वाकई ये हकीकत ही कि पीटीआई के अपने लोग पसंद नहीं कर रहे थे अब्दुल हफीज शेख साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, अब दिलों से तो अल्लाह ही जानता है कि दिल के अंदर क्या था किसके, और वोट जो मुस्तरद हुए हैं 7 वोट, अगर वो मुस्तरद ना होते तो फिर तो उनका मैंडेट ही नहीं बनता था। तो अब देखिए पार्टी के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीक़ाकार है वो भी हो रहा है कि ये जो वोट मुस्तरद हुए हैं क्या किस तरह मुस्तरद हुए हैं ये भी देखा जा रहा है। नहीं शौकत साहब, लेकिन क्या ये मालूम हो गया कि जो मुस्तरद हुए वो थे पीटीआई के ही? वही पता चलाने की कोशिश की जा रही है, और चूंकि शहरियार अफरीदी का केस तो ऐसा है कि वो तो बिल्कुल सामने भी है, और उनसे जो गलती हुई है वो उन्होंने मान भी ली है। अगर वो उनके दिल में कोई चोर होता तो फिर वो इस पे खामोश भी रह सकते थे, लेकिन वो खामोश नहीं रहे, और उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया कि जी मेरे से ये गलती। और शहरियार साहब के अलावा किसी ने सर अभी तक खुद बताया है कि उनका वोट भी ज़ाया हुआ है? नहीं, अभी तक और किसी ने नहीं बताया, तो ये हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये तो देखें इलेक्शन होता है, इलेक्शन प्रोसेस होता है, लेकिन जिस अंदाज से ये जो हम पहले से हम एक खदशा तो जाहिर हो रहा था कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, जब गिलानी साहब को मुल्तान से ला के यहाँ पे खड़ा किया जा रहा था, तो ये उस वक्त से ये चिमीगोइयाँ और चीज़ें हो रही थी कि जी पैसा हो रहा है, और कोई दुबई से रब्ता कर रहा है, कोई कहाँ से रब्ता कर रहा है। तो कुछ चीज़ें तो सामने भी आई हैं, आपने पता है कि गिलानी साहब के बेटे की जो वीडियो आई कि जी वो लोगों को बता रहा है कि किस तरह वोट मुस्तरद किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। देखिए तो लेकिन देखा तो माजी भी जा रहा है शौकत साहब, देखा तो माजी भी जा रहा है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात पीडीएम ने की कि सादिक संजरानी साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया जाएगा, उस वक्त
जो वोट पड़ा उनको वो वोट ज्यादा पड़े, जिस पर आप लोगों ने कहा कि लोगों ने ज़मीर की आवाज पर वोट दिए हैं। अब आप लोग कहते हैं कि पैसे के जोर पर वोट दिए हैं, उस वक्त कहते थे कि ज़मीर की आवाज पर वोट दिए हैं। नहीं, यहाँ तो क्या मसला ये नहीं है कि हमारे वोट कम पड़े हैं, यहाँ मसला है कि हमारे 7 वोट मुस्तरद हुए हैं। मैं तो देखें अगर अच्छा, यानी शौकत साहब, मैं इसको ये समझूं कि आपके वोट सिर्फ मुस्तरद हुए हैं, कोई बिका नहीं है। नहीं, देखिए ना, अगर मैं ये समझता कि अगर उनको ज़्यादा वोट पड़ जाते, अब दूसरी तरफ भी आप देखें ना, जो खातून MP सेनेटर बनी है हमारी फौजिया, उसने 174 वोट लिए हैं, हाईएस्ट वोट लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें 169 वोट पे वो कामयाब हुए हैं, जबकि हमारे 7 वोट मुस्तरद हुए हैं। अगर आप वो 7 वोट प्लस कर दें तो फिर तो गिलानी साहब नहीं आ सकते। देखिए ये तो एक टेक्निकल चीज है ना। शौकत साहब, कथा कलाम की माजर, लेकिन अभी ये पता भी तो लगाया जा रहा है ना कि ये सिर्फ PTI के हैं भी या नहीं। हमारे साथ हैदर वहीद साहब भी मौजूद है। हैदर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे शौकत यूसुफजई साहब से? जी, शौकत यूसुफजई साहब, ये मुझे बताइए कि जहाँ पे इतना कुछ ऑलरेडी पता चल गया था, वो अब काफी अरसे से आपको पता था कि गिलानी साहब को लाने के लिए कितनी काविशें की जा रही हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए हमने तो देखा कि आप लोग मुतहरिक ही पिछले कोई 2 दिन में हुए हैं या जिस तरह भी हुए हैं, तो ये तैयारी का भी एक फुकदान था और पार्लियामेंटेरियन से खान साहब की दूरी भी एक वजह शायद बनी, और फिर आगे जो कीमतें और जो अवाम के मसले मसाइल हैं उसने भी शायद इनेबल किया कि आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है उस तरह आपके साथ नहीं खड़े हुए। अब ओपन बैलेट में कम से कम जो है खुली बगावत जो है वो आपको अवॉइड करनी है और आपका काम शायद इतना मुश्किल ना हो। लेकिन ये मोराल का मुझे बताइए कि इस वक्त क्या मोराल होगा आपके पार्लियामेंटेरियंस का कि वो खान साहब के साथ खड़े हों, जबकि ऐसी बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि GDA के कैंडिडेट को आपने वोट नहीं दिया और MQM जो है वो कुछ क्या पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादा हो गई थी और आपके अपने MPs जो है वो नाराज थे। तो इन चीजों को इतना जल्दी एड्रेस किस तरह आप कर पाएंगे कि ये नो कॉन्फिडेंस रादर कॉन्फिडेंस मोशन जो है खान साहब 172 वोट लेके एटलीस्ट इसमें कामयाब हो और अपने आप को रिपेयर करने का अमल जो है वो शुरू कर सके? देखिए, मेरे ख्याल से ये तो एक बहुत बड़ा जो लीडर होता है ना, वो इस तरह का फैसला कर सकता है। मेरे ख्याल से इसको जमहूरियत कहते हैं। ये जमहूरियत नहीं होती कि आप पैसा लगा के आप किसी को कामयाब करा दें। अगर हुकूमती वसाइल हम इस्तेमाल करते, लेकिन इमरान खान इस चीज़ पर यकीन ही नहीं रखते हैं, ना तो वो पैसा देते हैं ना वो सरकारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। अगर वो करना चाहते तो क्यों नहीं किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया, किसी को नज़र भी नहीं आया। मेरे ख्याल से ये चीज़ अप्रिशिएट किए जाने चाहिए। और फिर जब ये इस तरह का बातें आई कि जी मेंबरान असम्बली नाराज़ हैं, उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप देखें उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ऐलान भी कर दिया। दूध का दूध, पानी का पानी, पता चल जाएगा। देखिए ये जो होती है ना, ये जब आप इत्तेहादिया, हम खुद इत्तेहाद में रहे हैं पिछले हुकूमत में, हमारे साथ 3 जमातें जो है वो इत्तेहाद में थी। ये अमल होता रहता है, मेंबरान के नाराज़गियाँ ये, लेकिन वो नाराज़गियाँ इस हद तक नहीं जा सकती जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन नाराज़गियाँ तो गई हैं। मुस्तरद हुए नहीं, सिर्फ मुस्तरद तो नहीं हुए ना सर। नहीं, तकरीबन ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर 9 MNAs हैं जिन्होंने आप लोगों को वोट नहीं दिया। देखिए, अगर आप मुझे वो 9 की बात छोड़ें, मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर वो 7 वोट भी हमारे सही दुरुस्त साबित हो जाते तो फिर तो गिलानी साहब नहीं आ सकते। सर वो चले सर मान लिया, सर वो 7 वोट आपको मिल गए। मेरा सवाल फिर वही है कि सर आप लोग तो एक्सपेक्ट करते कि 181 प्लस वोट्स आपको पड़ेंगे, आप तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे। देखिए इस तरह है, ये तो अब खैबर पख्तूनख्वा में आप देख लें कितना। नहीं, आप मुझे यहीं का बताएं सर। लेकिन नहीं, मैं उसकी भी आ रहा हूँ। ये सारे इमरान खान के वोट हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है, चाहे पंजाब में है, चाहे ये इमरान खान के वोट है, किसी के वोट नहीं है ये। अच्छा। मैं आपको भी बता दूं। नहीं, मेरा सवाल फिर वो ये सर, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 181 प्लस वोट पड़ेंगे, नहीं पड़े सर, तो आप अब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात एक तरफ, लेकिन क्या कोई तहकीकात भी हो रही है? कौन है अपने इन्हीं सफ़ों में जिन्होंने वोट ही नहीं दिया? सर ज़रूर, डेफिनेटली ये तो हम कोशिश करेंगे और ये हुकूमत है हमारे पास और ज़रूर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और देखिए, ये मैंने आपसे कहा ना कि नाराज़गी और ये चीज़ें, नाराज़गी इस हद तक नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि उसकी पार्टी को शिकस्त हो, कोई भी ये नहीं चाह सकता कि जी उसकी सर अगर नाराज़गी इस हद तक नहीं हो सकती और कोई वोट नहीं दे रहा, इसको मैं क्या समझूं फिर? देखिए, अब ये तो मैं उस वक्त से पहले तो मैं नहीं डिक्लेयर कर सकता। आप डिनाई कर रहे हैं, आपके किसी MNA ने पैसा नहीं लिया, आप डिनाई करते हैं इस बात को, किसी ने पैसा नहीं लिया, कोई नहीं बिका? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं मैं ये नहीं कह रहा। यानी आप कह रहे हैं कि पैसा लिया है, आप किसी MNA ने पैसा लिया है?
देखिए आप मेरी पहली बात सुन लें, आप अपनी बात नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं सर आपसे। मुझे पता है, चूंकि मैं भी एक 18 साल सहाफत कर चुका हूं, ये जो है ना, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि देखें पैसा इस्तेमाल हुआ है। अगर पैसा इस्तेमाल ना होता तो गिलानी साहब जो है मुल्तान से यहाँ तक तशरीफ ना लाते। ये उनको लाने का जो है ना पहले से प्लान, जो बहुत बड़ा पैसा। शौकत साहब, फिर आपकी ना ये बातें मुतज़ाद है। एक तरफ आप कहते हैं पैसा इस्तेमाल हुआ है, बिक गए, दूसरी तरफ आप कहते हैं जो वोट मुस्तरद हुए वो ना होते हम जीत जाते हैं। सर फिर मैं किस बात को वेटेज दूं? देखिए मैंने इस बात को वेटेज दूं कि पैसा इस्तेमाल हुआ है, इस बात को वेटेज दूं कि आप लोग अपने MNS को ये बता ही नहीं सके कि भैया वोट कैसे कास्ट करते हैं। उनको ये समझाया ही नहीं गया, उनसे बात ही नहीं हुई इस बारे में। यानी पुराने वालों की गलतियों पर बात होती रही, लेकिन वोट कैसे कास्ट करना है, कीमती वोट, वो आप लोगों ने बताया ही नहीं, गाइड ही नहीं किया उनको। नहीं, सबको गाइड किया। देखिए ये होता है, ये चूंकि यहाँ पे भी हमारे 3-4 लोगों के वोट खराब हुए, लेकिन उन्होंने बैलेट पेपर चेंज कर दिया। जरदारी साहब ने भी यही किया। ध्यान नहीं होगा या उन्होंने नहीं, वहाँ वोट ज़्यादा भी थे, आपको पता है 340 या इस तरह के वोट वहाँ कास्ट हो रहे थे एक ही दिन के अंदर। हमने यहाँ 145 वोट कास्ट किए, किसी ने 100 वोट कास्ट किए। तो वोटों पे होता है। और सर जनरल इलेक्शंस में एक पोलिंग स्टेशन पर हजारों लोग वोट कास्ट करते हैं सर। यहाँ तो सिर्फ सैकड़ों थे जिन्होंने कास्ट करना था, और 9 से 5 बजे तक करना था। इतना वक्त था सर, इसमें क्या कंफ्यूजन थी? देखें ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम इन्वेस्टिगेट करेंगे ना। ये तो हम देखेंगे कि ये जानबूझकर वोट खराब किए गए या लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पैसा इस्तेमाल हुआ है, ये आप नहीं कह सकते। और इसके बावजूद अगर ये 7 वोट मुस्तरद ना होते फिर भी गिलानी साहब नहीं जीत सकते। जी हैदर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी मैं ये बस पूछना चाहता, देखें पैसे का इस्तेमाल जो है वो नई बात नहीं है, लेकिन जो इस वक्त जो हथकंडे नहीं कहूँगा, चलें रिसोर्सेज कह लूँगा, जो सपोर्ट के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं हुकूमत को, और कहा जाता है कि खान साहब को भी अवेलेबल, जाहिर है कि हुकूमत में है वो, तो उसके बावजूद अगर पैसा चल जाए तो फिर ये तो बहुत बड़ा अदम एतमाद है वजीर आजम में कि वो पैसे के जो अपने MPs एक तो उनके पैसों से बिकते हैं, उनको तो सादिक और अमीन पे हटना चाहिए। आपकी मेजॉरिटी तो सादिक और अमीन पे ही खत्म हो जानी चाहिए अगर आपके लोग बिक गए। और अगर आपके लोग बिके हैं तो ये भी बात इससे वाजे होती है कि आप मैनेज नहीं कर पाए, उनको खुश ना रख पाए कह लें, या मैनेज नहीं कर पाए, या वो इस किरदार के ही नहीं है कि वो पार्लियामान में रहने को डिजर्व कर सके। आइदर वे ये बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया है, क्योंकि अगर वो बिके हुए भी हैं तो भी आप पे अदम एतमाद के अलावा कोई इशारा नहीं जाता इस वक्त। अच्छा देखिए, 2 किस्म की पार्टियां, एक वो पार्टियां जो करप्शन कर रही हैं, जो सामने नजर आ रहा है, जो पैसों की खरीद और फरोख्त, हार्स ट्रेडिंग, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। इमरान खान वाहिद लीडर है जिसने जिनको पता चला KP से 20 मेंबरान असम्बली को उन्होंने फारिग भी किया। ये जो अगर मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर इमरान खान को ये पता चल जाए कि फलां बंदा बेका है, आप यकीन करें अगर उसकी हुकूमत भी जाएगी ना तो वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन देखिए ये तो इस पर तो टाइम लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली पैसा तो इस्तेमाल हुआ है, कोई ये डिनाई तो नहीं कर सकता। पैसा भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक ठाक हुआ है, इस तरह भी नहीं हुआ है कि चंद पैसे इस्तेमाल हुए, ये बहुत बड़ा पैसा इस्तेमाल हुआ और इसकी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं ये आपसे भी गुजारिश करूँगा, मीडिया से भी करूँगा, ऐसे लोगों को डिस्करेज करना चाहिए। जमहूरियत की फतह नहीं है ना, ये जमहूरियत की कामयाबी है। जमहूरियत अगर इस तरह की चीज़ों से कामयाब होती तो आप ये तो कई अरसे से हम लगे हुए हैं पाकिस्तान में, ये क्यों फिर 2-2 साल बाद हुकूमतें ख़त्म होती रही, जो बड़े चैंपियन बने होते हैं जमहूरियत के। इसलिए कि करप्शन, आप सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कि वो सारी चीज़ें देखें जो इनकी वाइफ के ऊपर कर्जा था जब ये आई, कोई 30-32 करोड़ रुपए के मखरूज, उसके बाद फिर वो कर्जा 31 करोड़, तो वहाँ से ये सारे मीडिया पे आ चुका है। इसी तरह जो जरदारी साहब के जो पैसों का इशू था, वो कोर्ट के सामने वो कह रहा है कि जी नहीं कुछ नहीं है, और वो पैसे ट्रांसफर होते हैं उनके अकाउंट में और वो वजारत आज़मा उनसे छीन ली जाती है। इस तरह के कैरेक्टर जो है वो कहते हैं कि जी हमारे किरदार को देख के वोट दें। तो मैं तो कहता हूँ ये देखें, पाकिस्तान है, इसको बनाना है, हम सब ने मिलकर बनाना है। अगर इमरान खान कोशिश कर रहा है, ये सवाल भी तो है ना कि सिर्फ PTI के लोग ही क्यों, उन पे क्यों होता है कि ये बिकने को तैयार है, ये नहीं खरीदा जा रहा है, मतलब या तो वो बहुत फरिश्ता है, सिर्फ PTI के लोगों को ही खरीदा जा रहा है। ये तो अभी पता चलेगा ना कि कौन। ठीक है, लेट्स सी सर, लेट्स सी आप लोग कितनी फास्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं इससे मुताल्लिक। लेकिन असल चीज जो है ना, असल चीज है, देखें इस चीज को आप अप्रिशिएट करें कि इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ही वाज हैविंग नो अदर ऑप्शन सर, अगर वो खामोश भी रह सकता है, उस पर कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आ जाएंगे सर।
ठीक है, लेट्स सी सर, लेट्स सी आगे चलकर क्या होता है। सॉरी सर, वक्त बड़ा कम था, बट ठीक है, ज़ाहिर है उन्होंने करना था, इसके अलावा ऑप्शन नहीं और करना था उनको। थैंक यू वेरी मच। शौकत साहब साथ मौजूद है, हैदर वहीद साहब आपका बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, और जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है उस पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। स्पोर्ट्स के मैदान से खबर है PSL 6 की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनाब हो ही रहा है, कोविड के साए छाए हुए हैं। मजीद 3 प्लेयर्स के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी है। अपडेट्स हासिल करेंगे, अब्बास शबीर ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास, कौन कौन से 3 खिलाड़ियों, मामला क्या है अब्बास? हर दूसरे दिन ये मामला सामने आता है कि कोविड-19 पॉजिटिव, यानी बायोसिक्योर बबल के खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, इसका मतलब है? देखिए शोएब, पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि PSL में साउथ अफ्रीका टूर के ऊपर तो बायोसिक्योर बबल का काफी ख्याल रखा गया था, लेकिन जब 6 टीम्स हों, इतने प्रोडक्शन वाले लोग हों और इतने लोग हों, तो वहां पे बायोसिक्योर बबल बहुत मुश्किल होता है। टीम्स ने, फ्रेंचाइजीज ने कोशिश की कि इस बायोसिक्योर बबल को कोशिश किया जाए इसको बरकरार रखने के लिए, लेकिन ये नहीं हो पाया। इसके नतीजे में अब तक कुल 7 प्लेयर्स हैं जिनके पॉजिटिव आए हैं। क्रिकेट बोर्ड ने मजीद 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की तस्दीक की है। मुतासरा खिलाड़ियों ने ये बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज मैचेस में शिरकत नहीं की थी। तीनों मुतासरा खिलाड़ी 10 रोज तक अब आइसोलेशन में रहेंगे। अलामात जाहिर होने पर तीनों खिलाड़ियों के गुज़िश्ता रोज कोरोना टेस्ट करवाए गए थे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों के साथ आज PCB एक वर्चुअल मीटिंग भी करेगी, क्योंकि आगे लाहौर के अंदर इसका फेस है, और अगर यही सूरत हाल रही तो PSL काफी मुश्किल हो सकता है, मुश्किल मराइल में जा सकता है। तो इसलिए अभी से इसको रोकना जरूरी होगा। तमाम फ्रेंचाइज मालकान के साथ आज एक वर्चुअल मीटिंग की जाएगी, जिसमें सुपर लीग के दौरान कोरोना से मुतासरा खिलाड़ियों और अरकान के हवाले से SOPs का जायजा लिया जाएगा। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि 7 खिलाड़ी जो हैं वो अब तक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। अब्बास, 2 बातें और बताते हैं। एक है कि इन 7 खिलाड़ियों में से क्या कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको सिम्टम्स हों, और दूसरी बात ये कि क्या ऐसी कोई सजेशन ज़ेरे गौर है एक ब्रेक लिया जाए PSL के सीजन में, पोस्टपोन किया जाए मैचेस को? नहीं शोएब, अभी तक फिलहाल पोस्टपोन और ब्रेक वाली कोई भी सिचुएशन नहीं आई। सिचुएशन कंट्रोल के अंदर है। जो 7 प्लेयर्स जिनके पॉजिटिव आए हैं उनमें सिम्टम्स इतने ज्यादा नहीं थे। एक फवाद के हवाले से था कि उसने शिकायत की थी कि उसको थोड़ी सी कंप्लेंट है, बाकी प्लेयर्स के अंदर इतने सिम्टम्स नजर नहीं आए। अब ये जो SOPs के साथ जो टेस्ट का सिलसिला ये जारी रहेगा। ये लाहौर जाके भी इनके टेस्ट होंगे और ये रैंडमली टेस्ट इनके किए जाएंगे ताकि PSL के अंदर कोई खलल ना पड़ सके। ठीक है अब्बास शबीर, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। जिस तरह आपने कहा कि ऑर्गेनाइजर्स भी मिल बैठेंगे, जो फ्रेंचाइज के मालिकान हैं उनके साथ ये मामला तय होंगे कि अब आगे चलकर इस मामले को कैसे देखना है, क्योंकि जाहिर है 7 लोग ऐसे हैं जो अभी तक कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हैं। बिल्कुल, और अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको हम खबर देंगे, सेनेट इलेक्शन में वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त हुई। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मंदी देखी गई है। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 45,363 की सतह पर आ गया है। मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया। रिजवान बताएगा इस वक्त मार्केट में क्या फैक्ट एंड फिगर्स चल रहे हैं? जी देखें, स्टॉक मार्केट में जैसे तवक्का की जा रही थी कि चूंकि वजीर खजाना अपनी सीट नहीं बचा सके, सेनेट इलेक्शन की सीट नहीं जीत सके और अपोजिशन जो है वो इस सीट पर जो है वो यूसुफ रजा गिलानी जीत गए, तो इसका यकीनन मनफी असर स्टॉक मार्केट में हम देखेंगे। और वही हुआ कि आज जैसे ही मार्केट में कारोबार का आगाज हुआ तो ये 1000 पॉइंट्स की मंदी के साथ हुआ और मार्केट को जो है 1073 पॉइंट्स तक जो है नीचे गिरते हुए देखा गया। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि थोड़ी सी रिकवरी भी आई और मार्केट जो है वो 400 पॉइंट रिकवर भी हो गई और मार्केट में जो है मंदी जो है वो सिर्फ 600 पॉइंट तक महदूद हो गई। लेकिन मार्केट में इस वक्त तो मंदी का ही रुझान है और मोहतात है सरमायाकार, लेकिन सरमायाकार इस हवाले से भी पूरी उम्मीद है कि जिस तरह रिकवरी आ रही है इसको देख के लगता ये है कि ये उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और वो ये समझते हैं कि आगे जाकर जब वजीर आजम नो कॉन्फिडेंस जो लेंगे, आदम एतमाद के हवाले से वोट ले लेंगे वो और वो उसमें कामयाब हो जाएगी। ठीक है, तो नहीं इस वक्त को अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया जा रहा है इन्वेस्टर्स की जानिब से। थैंक यू वेरी मच, आपने अपडेट किया रिजवान। आगे बढ़ेंगे और आज डिटेल से कोविड-19 की वैक्सीन से मुतालिक बात करेंगे। कोविड-19 की वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच चुकी है। ज़ाहिर इससे मुतालिक हमने कई सेगमेंट्स में बात भी की है। साइनोफार्म कंपनी की वैक्सीन जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों लोग घबराते हैं, क्यों लोगों में डर मौजूद है कि वैक्सीन नहीं लगवानी। वो डर क्या है, पहले आपको वो डर ज़रा सुनवाते हैं
और फिर दयाल की इस रिपोर्ट के बाद हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये कोरोना वैक्सीन तो इंसान का DNA तब्दील कर देगी, मैं तो कभी ना लगवाऊं। वैक्सीन से जिस्म में कोई भी तब्दीली नहीं आती, बल्कि ये कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में मदद देती है। सुना है हमारे अज़ा को नुकसान पहुंचाएगी। मेरी आंख को, दिल को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? बिल्कुल गलत। वैक्सीन को इस्तेमाल से पहले हजारों इंसानों पर टेस्ट किया गया है। सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी कामयाब टेस्ट किया गया है। कोरोना की वैक्सीन से तो बांझपन भी हो जाता है। ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल कान न धरें। कोरोना वैक्सीन किसी को बांझ नहीं कर सकती। बांझपन का दुनिया में कोई भी केस सामने नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं वैक्सीन के जरिए माइक्रोचिप इंसानी जिस्म में लगाई जा रही है ताकि सारी दुनिया पर नजर रखी जा सके। वैक्सीन में माइक्रोचिप्स का जाना नामुमकिन बात है और दुनिया पर नजर रखने के लिए जेब में मौजूद ये मोबाइल फोन ही काफी है और नुस्खा भी वैक्सीन से सस्ता है। मैं वैक्सीन क्यों लगवाऊं? दुनिया में बचने वालों की तादाद मरने वालों से कई गुना ज्यादा है, तो मैं ये नहीं लगवाऊंगा। हाँ, बच जाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन मरने वाले भी आपकी तरह इंसान थे, इसीलिए एहतियात खुशफहमी से ज्यादा बेहतर है। तो जनाब 2021 कोरोना की वैक्सीन का साल है। हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द अपनी आबादी को वैक्सीनेट करे। पाकिस्तान में भी तकरीबन 15 करोड़ की आबादी को वैक्सीन लगाई जानी है और इस वक्त सिर्फ साइनोफार्म वैक्सीन पाकिस्तान में लगाई जा रही है। अवाम में वैक्सीन को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। क्या वैक्सीन लगवाने की कंपनी से इन तमाम मामलात पर बात की गई है और अफादियत के हवाले से अब तक के नताइज क्या पाकिस्तान की आबादी के लिए भी वही होंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो कहिएगा कि किसी कंपनी के साथ मुआहदे में किन किन बातों को मद्देनजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या किन किन बातों पर अब तक इत्तफाक कर लिया गया है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई गई थी जिसने वैक्सीन प्रोक्योरमेंट को और जो वैक्सीन की जितनी भी दुनिया में प्रोडक्शन हो रही थी उसको फॉलो करना शुरू किया था। तकरीबन 170 हमने वैक्सीन प्रोडक्शन एंटिटीज को फॉलो करना शुरू किया था और उसके अंदर हमने अपनी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट देखते हुए, जिसके अंदर हमने सेफ्टी को बड़ा टॉप पे रखा, उसकी एफिकेसी के वो कितनी इफेक्टिव है, के लिए किस किस्म का टेम्परेचर चाहिए, पाकिस्तान में कौन सी वाली फैसिलिटीज जो हैं वो के डिलीवरी सिस्टम्स के लिए, उसकी प्राइसिंग को, उसके हमारी तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के तो फिर तकरीबन 7 से 8 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनकी फिर पाकिस्तान से मजीद बातचीत हुई थी कि उन्होंने वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान किन से लेगा। तो ये बिल्कुल इनकी सेफ्टी को जो है वो मद्देनजर रख के किया गया है। ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन्स हैं और इनके कोई ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म हो। वक्ती तौर के ऊपर थोड़ा सा होता है कि जो हल्का सा फीवर हो गया या इंजेक्शन वाली साइड पे थोड़ी सी पेन हो गई, जो 2-1 दिन में जो है वो पैनाडोल, सिंपल पैनाडोल से बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहबा, एक बात मुझे और बता दें, जब हम बात वैक्सीन की कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि उसकी एफिकेसी भी है, वो सेफ भी है, इमरजेंसी यूज ऑफ वैक्सीन की टर्म क्यों यूज की जाती है फिर? देखिए, क्योंकि वैक्सीन दुनिया में जब भी बनी है ये एक 8 से 10 साल का प्रोसेस होता है। जब जितनी भी वैक्सीन आज तक दुनिया में आई है, ये चूंकि दुनिया का एक ऐसा पेंडेमिक और एक ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन थी, इसके अंदर ये वाली वैक्सीन 8 से 10 महीने के अंदर बनाई गई हैं। वो के क्लिनिकल ट्रायल्स उसी फेज 1 के, फेज 2 के, फेज 3 के तमाम ट्रायल्स के साथ इसकी सेफ्टी को इंश्योर करके किया गया। मगर चूंकि ये जल्दी में बनी है, उस तरीके से पूरा जो 8-10 साल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इस पे नहीं हुए, तो इसलिए हर चीज जो है उसको स्पीड अप किया गया है जी इसके अंदर। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये तो चले शकूक शुबहात अपनी जगह, एक और शकूक शुबहात वाली बात ये भी है कि कराची में पैरामेडिकल स्टाफ की जगह ये शहरियों को लग रही है। प्लीज जरा इस पे मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा। देखें जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट NCOC ने एक ज़ाब्ता इखलाक बनाया था, एक अपनी प्रायोरिटी पॉपुलेशंस जो हैं
उनको आइडेंटिफाई किया था, जैसे कि पूरी दुनिया में हो रही थी। तो इसमें सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी पॉपुलेशन वो थी जो कि हेल्थ केयर के फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जो कि डायरेक्टली कोरोना पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, पैरामेडिक्स हो, इवन वो टेक्नीशियंस जो वेंटिलेटर्स वगैरह चलाते हैं, या वो एम्बुलेंस का स्टाफ जो कि पेशेंट्स को, कोरोना पेशेंट्स को कम्यूट करते हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी पॉपुलेशन थी और इनकी रजिस्ट्रेशन सबसे पहले की गई थी। तो और ये अगर इससे हट के किसी को अगर लग रही है तो वो जाहिर है वायलेशन है इस चीज की। ऐसा हो रहा है डॉक्टर साहिबा, कुछ इरेगुलरिटीज रिपोर्ट हुई हैं सिंध से, उस एक के अलावा जो जुबैर साहब की बेटी और दामाद का मामला था? देखिए मेरे पास बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, मगर सिंध से कुछ इरेगुलरिटी जो है वो रिपोर्ट हो रही है और आई थिंक जो उसके रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर उनको स्टडी किया जा रहा होगा और फिर जो उससे रिलेटेड एक्शन है वो लिया जाएगा। एक से ज्यादा इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं डॉक्टर साहब, एक से ज्यादा इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं सिंध में? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मगर ये कि ये चूंकि सिंध का सूबाई मसला है, ठीक है, तो सूबाई हुकूमत इस पर इन्वेस्टिगेट करेगी। डॉक्टर साहब वो इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है। एक बात और बता दीजिएगा, चूंकि ज़ाहिर है इस वक्त फोकस ये है कि डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, लेकिन खबर तो ये भी आई कि जो प्लेयर्स हैं PSL के, उनको ऑफर की गई है कोविड-19 की वैक्सीन की। उससे मुतालिक ज़रा मुझे बता दें कि क्या हुकूमत ने PCB को कह दिया है कि आप अपने प्लेयर्स को, स्टाफ को वैक्सीनेशन करवाएं? देखिए मेरा ख्याल है कि जिन्होंने ट्रेवल करना है या इंटरनेशनल इवेंट्स अटेंड करने हैं नेशनल लेवल के, उनके लिए शायद कोई रिलैक्सेशन की गई हो। मेरे अभी इल्म में नहीं है ये, मैं इसके बारे में पता कर लूँगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट कमेंट बस दे दें कि प्राइवेट सेक्टर्स को बड़ी देर पहले वज़ीर आज़म ने कह दिया था जी कि अगर आप मंगवा सकते हैं कोरोना की वैक्सीन तो आप मंगवा लें और लगवाना शुरू कर दें, लगाएं अपने लोगों को अपने तौर पर। तो अभी प्राइवेट सेक्टर से क्या इत्तलात हैं, क्या वहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है, उन्होंने अपने तौर पर वैक्सीन मंगवा ली हुई है? देखिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको पूरी तरह फैसिलिटेट कर दिया गया है, उनके लिए जो भी ड्रैफ्ट की फॉर्मेलिटीज थी या जो भी उनको जो सहूलत हुकूमत की तरफ से वो उनको प्रोवाइड कर दी गई है। मगर जैसा कि मैंने पहले भी कई दफ़ा मेंशन किया है कि इस वक्त वैक्सीन जो है उसकी डिलीवरी दुनिया में आसान नहीं है, उसकी प्रोडक्शन जो फॉर्म में भी हो रही है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स हो रही हैं और वो बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स जो हैं वो बायलैटरल नेगोशिएशंस के थ्रू जा रही हैं। अभी तक लेटेस्ट आज के दिन तक कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो अभी वैक्सीन प्रोक्योर नहीं कर सकी। प्राइवेट सेक्टर ने प्रोक्योर नहीं की डॉक्टर साहिबा, उन्होंने प्रोक्योर नहीं की, हमने अभी तक कोई खरीदी नहीं। मेरा सवाल फिर ये है कि जब आलमी सतह पर कोविड-19 की वैक्सीन की फराहमी एक मसला है तो पाकिस्तान जो कि खरीद नहीं रहा, गिफ्ट के तौर पर आ रही है और हम लगाए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जा रहे हैं, तो लोग, एक आम शहरी ये सवाल करता है कि क्या हम एक लेबॉर्ट्री हैं, क्या हम पे कहीं तजर्बा तो नहीं हो रहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई भी जा रही है, आपको मिल भी रही है, आप लोग खरीद भी नहीं रहे? देखिए ये जो पाकिस्तान में साइनोफार्म की वैक्सीन हमें मिल रही है, ये भी अगर मिल रही है तो इसमें भी आप उनको दें, क्योंकि आखिर आपकी क्रेडिबिलिटी होती है तो कोई आपको देता है। इस वक्त साइनोफार्म पूरे UAE में भी फ्री लग रही है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ ये मैं समझती हूँ कि सारे बड़े विलिंगली लगा रहे हैं, तो ये लेबोरेटरी तो नहीं है। ठीक है, ये आपने क्लियर कर दिया कि इट्स नॉट अ लेबोरेटरी, एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील हो रहे हैं, एफिकेसी को भी देखा गया, सेफ्टी को देखा गया, उसके बाद ही ये वैक्सीन पाकिस्तान के शहरियों को लगाई जा रही है। थैंक यू वेरी मच। के हवाले से भी कोई हमारा अपना मंसूबा होना चाहिए ना कि अब हम जरूरत नहीं है। वो कहते हैं चूंकि फराहमी का जो मामला है, जब उसको देखते हैं कि आलमी सतह पर फराहमी का मसला, और ऐसे में जितनी डोजेज अवेलेबल है एज अ गिफ्ट आ रही हूँ या जिस भी एग्रीमेंट के थ्रू आ रही हूँ वो इनफ है फॉर नाउ, तो जरूरत नहीं है। बंद कर दिया उसके बाद देखेंगे ना, उसके बाद देखेंगे। लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले से तैयारी आप करें। लेकिन जब बात हम कोविड-19 की वैक्सीन की कर रहे हैं महक, तो सवाल अभी भी कुछ आम शहरियों के तो थे जो हमने इससे पहले जिक्र किया, लेकिन इमेजिन कीजिए जब डॉक्टर्स भी खौफ का शिकार हों, जब डॉक्टर खुद ये सोच रहे हों कि हमें कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवानी, और ख़वातीन जो हैं यानी लेडी डॉक्टर्स हैं वो ये अगर कहें कि ये नौजी वैक्सीन लगवाएंगे तो वो फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा निकल आएंगे। ऐसा ही मामला कुछ हुआ। जो सिंध की पहली खातून डॉक्टर थी अनीला, जिनको ये वैक्सीन लगी, जब उनकी हम बात करते हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल में DMS है वो और कोविड-19 की वैक्सीन सेंटर की सरबराह भी हैं। वैक्सीन लगवाने से कबल उन्होंने क्या माहौल देखा, कैसे मिथ्स थे जो उन्हें काउंटर करने पड़े, उनसे मुदस्सिर नज़ीर ने खुसूसी गुफ्तगू की, आपको सुनवाते हैं। देखिए
से पहले जब वैक्सीन पाकिस्तान में आई थी और फिर हमें जो है वो ऊपर से आर्डर आए कि आप लोग जो हैं वो डॉक्टर्स को इकट्ठा करके आएँ। फिर मैंने जो है वो 8 कैंडिडेट्स को तैयार किया था, उसमें स्टाफ नर्सेज भी थी, डॉक्टर्स भी थे, जिनको वहाँ लेके जाना था और वहाँ वैक्सीनेशन होनी थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब वो 3rd आई और मॉर्निंग में मैंने 7 बजे उनको कॉल्स करना शुरू की तो कुछ डॉक्टर्स ने अपने फ़ोन ही बंद कर दिए और कुछ ने ये रिप्लाई दिया कि हम लगवाएंगे ही नहीं, इससे ये साइड इफ़ेक्ट होंगे, जैसे कि हिर्सुटिज़म हो जाएगा, मूंछें आ जाएंगी और सारे हार्मोनल प्रॉब्लम आ जाएंगे या जो है सडन डेथ हो जाएगी, तो उस वजह से वो आए नहीं। अच्छा, फिर ये कि हमें किसी न किसी को तो लगवानी ही थी, तो फिर वॉलंटियरली मैंने ख़ुद को पेश किया था कि चलें भाई मैं ही स्टार्ट ले लेती हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर पहले डोज़ के बाद ही आप सब लोग भी वहाँ थे, कुछ ऐसा नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक थी। वापस आके मैंने अपनी ड्यूटीज़ भी की और फिर 2nd डोज़ भी मुझे 24 को लग गया, उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं ड्यूटी पे बैठी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो लोगों के लिए ये मेरा मैसेज है कि वो इससे डरे नहीं, आगे आएँ और लगवाएँ। देखिए, पहले लोग थोड़ा डर रहे थे ना, तो उस वजह से वो वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे थे। तो फिर हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं और जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं वो काफ़ी इस वैक्सीनेशन को सीरियस ले रहे हैं, कह रहे हैं सबकी हो जाए। तो इस वजह से उन्होंने थोड़े स्ट्रिक्ट आर्डर्स निकाले और फिर तो इतना ओवर क्राउडिंग हो गई कि सब आगे पहुँच गए कि अब तो नौकरियाँ चली जाएंगी, बेहतर है वैक्सीन लगवा लें। सवाल ये है कि अगर तबीब ही घबराएगा तो फिर मरीज़ कहाँ जाएगा। कोविड-19 की वैक्सीन से मुतालिक जब हम बात करें और डॉक्टर्स की हिचकिचाहट की हम बात करते हैं तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सईद खान साहब ने, कोविड लैब को हेड करें डॉई यूनिवर्सिटी। सर वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। सर, आपको वैक्सीन लगाई जा चुकी है? जी। डर से लगवाई है कि जॉब ना चले जाए मिसिंग रही है मामला भी है, या कि आपने विलिंगनेस से लगवाई है, कोविड से डर के लगवाई है? डर से लगाई इसलिए कि जान न चली जाए, नौकरी तो आनी जानी चीज़ है। आई होप आपको इस पूरे साल कोविड नहीं हुआ। नहीं, हमें अल्लाह ने। तो अब आपको वैक्सीनेशन 1 डोज लग चुकी सर आपको? जी। सर, सवाल हमारा वही जिस तरह हम डॉक्टर साहब की बात भी सुन रहे थे, एक आम शहरी ज़ाहिर उसके पास इन्फॉर्मेशन कम होती है, ही इज़ नॉट अ रिसर्चर, वो अगर ये बात कहे कि मिथ्स को सीरियस लेकर के हमें कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवानी, वो समझ आता है। एक डॉक्टर जब ये कहे कि वैक्सीन नहीं लगवानी और वो हिचकिचाहट का शिकार हो तो फिर ये समझ नहीं आता सर। अच्छा, वैक्सीन का मामला समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में देखना कि वैक्सीन क्यों लगाई जाती है, वैक्सीन का लगाने का पर्पस क्या है। वैक्सीन का पर्पस है कि आप अपनी इम्यून सेल्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिस तरह फौजी ट्रेनिंग देते हैं ना, मशक़ें करते हैं, जिस तरह अभी आप बता रहे थे, तो वो भाग दौड़ करते हैं, थकावट होती है उनको, थोड़ी सी ना चोटें भी आती हैं, लेकिन वो चोटें थोड़ी सी जो उसको दिक्कत है वो फ़ायदेमंद इसलिए होती है कि आगे कोई हमला होगा तो वो ताकतवर होगा और वो दुश्मन को उसको जवाब दे पाएगा। तो बिल्कुल वैक्सीन का काम हमारा यही है कि हम जब वैक्सीन लगवाते हैं तो जो हमारी इम्यून सेल्स है वो उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, मॉक ड्रिल होती है कि अगर इसी तरह दुश्मन आएगा तो इम्यून सेल्स को तैयार होना चाहिए। तो उस तैयारी के दौरान थोड़े बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, जो हम कहते हैं कि भाई सिम्टम्स थोड़े से आ रहे हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे क्या? बुखार हो गया, बुखार होता है, दर्द होता है, तो वो जिस तरह ट्रेनिंग के दौरान कोई फिट होता है तो कुछ नहीं होता, कुछ लोग है थोड़ा दिक्कत होता है, बुखार आता, थक जाता है, वो हम कहते हैं 1 हफ्ता ट्रेनिंग आप भाग दौड़ करते हैं फिर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह का ये मामूलात हैं कि हमें जब हम अपनी इम्यून सेल्स को ट्रेन करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, हफ्ता 10 दिन होगा, फिर बाद में चीज़ें सही हो जाएगी। लेकिन उसका ओवरऑल फ़ायदा ये होगा, जब दुश्मन आएगा, जब रियल कोरोना आएगा और वो अटैक करेगा तो या तो बिल्कुल वो आने नहीं देगा अगर बहुत पावरफुल इम्यून सिस्टम हो, या अगर आएगा तो वो डिजीज सिविरिटी नहीं हो पाएगी और वो बंदा उसकी जान बच जाएगी। तो ये हॉस्पिटलाइजेशन चांस नहीं होंगे, डिजीज सिविरिटी नहीं होगी और खुदा ना खासा मौत जो है ना उसकी वाकया नहीं होगी। तो ये बैकग्राउंड है। अब इसमें काफ़ी लोग उसको बहुत एग्जरेट कर लेते हैं कि भाई फलां कोई, जिस तरह आप भी बता रहे थे कि मिथ्स बहुत हैं, वो किसी ने कहा कि भाई वो कौवा कान ले गया तो लोग कौवे के पीछे पड़ गए। अब ये है कि आपको रियल कोई सिम्टम किसी ने लगाया, उससे आप पूछें कि उनको क्या सिम्टम्स हैं। अभी 50,000 से ज़्यादा लोगों को लगा चुके हैं, तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब इसमें जो नया चीज़ है कि भाई ये नई चीज़ है तो लोग उससे घबरा रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो ये खौफ जो है, अनजाना खौफ जो है, शुरू में जब कोरोना तब भी ये खौफ था
कि लोग टेस्ट नहीं करा, टेस्ट से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपने पूरा साल ये अमित साहब ने देखी, पूरा साल आप अगर टेस्ट नहीं कराऊंगा, ये टेस्ट की वजह से मेरे को चिप लग रही है, वो अभी भी कहते हैं तो अब ये है कि काफ़ी हद तक वो चीज़ें सही, काफ़ी लोग टेस्ट करा रहे हैं, क्योंकि अगर बाहर जाना है तो टिकट उन्हें कटानी है, तो उसके लिए जरूरत फ़ौरन जाके चला लेते हैं, फिर कुछ नहीं होता। तो वो खौफ खत्म हो गया। अब ये नया खौफ है, वक्त के साथ साथ ये भी खत्म हो जाएगा। और क्योंकि जो फ्रंट लाइनर है सर जी काफ़ी कम हो रहा है। अब ये कि जब वैक्सीन ज़्यादा अवेलेबल होगी, ज़्यादा लोगों को लगेगी, तो लोग आप मुझसे जिस तरह आप मुझसे पूछ रहे हैं, जब आप लगाएंगे तो आपसे आपके कोलीग्स पूछेंगे और आप कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। सर आपके कोलीग्स ने आपसे पूछा, आपने उनसे हमसे काफ़ी लोग पूछते हैं, जिस तरह आप ये मिथ्स बता रहे हैं, तो सारे लोग यही पूछ रहे थे, कभी ये तो पता नहीं ये चीज़ें होंगी और ये खौफ है। और अब देखें लाखों करोड़ों की तादाद में किसी न किसी को कुछ ना कुछ सिम्टम्स किसी और वजह से भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो वैक्सीन लगने से एक दुक्का जो वाक़यात हुए, तो फिर जब बैकग्राउंड में देखेंगे तो वैक्सीन, अब इंसान की पर्सनल हेल्थ डिफरेंट होती है, हर इंसान की डिफरेंट होती है, तो उसको किसी और वजह से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है कि आम जो आप पेनाडोल या कुछ खाते हैं या एस्प्रिन खाते हैं, तो उनसे भी एलर्जी किसी लोगों को हो सकती है। तो कुछ शाद नादर ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनको एलर्जिक रिएक्शन हो, लेकिन उसके लिए जो हम गवर्नमेंट के इंतजाम, अगर आप किसी वैक्सीन सेंटर को विजिट करें तो बहुत माशाल्लाह आइडियल सिचुएशन वहाँ पे गवर्नमेंट ने इंतजाम किए। और ये जो वैक्सीन की अप्रूवल जो आप बात कर रहे थे, ये फेडरल लेवल पे बहुत बड़ी कमेटी साइंटिस्ट की बनी हुई है, जिसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसमें मायनाज साइंटिस्ट बैठे में वो अप्रूवल देते हैं कि ये वैक्सीन का जो डेटा अवेलेबल है, ये अभी तक 150 से ज़्यादा वैक्सीन थी, उसमें दर्जन भर शॉर्टलिस्ट हुई। फिर जब पाकिस्तान गवर्नमेंट जो अप्रूवल सिर्फ 4 की दी है, तो वो उस डेटा जो उस कमेटी के सामने पेश हुआ, उसके बाद उसने अप्रूवल दी कि ये 4 वैक्सीन हमारे हालात के हिसाब से बिल्कुल जो डेटा पेश किया गया है, ये बिल्कुल सेफ़ है और ये फ़ायदेमंद भी है। क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं लगी तो ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी। एक बंदा भी इन्फेक्टेड है तो वो बाकियों को लगा पाएगा, तो इसलिए हमें चाहिए कि ये वैक्सीन। माज़रत के साथ बहुत सारे लोग फिर ये भी कहते हैं कि अच्छा आप कह रहे हैं कि जैसे जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं जी गारंटी क्या कि बीमारी ख़त्म हो जाएगी। गारंटी ये है कि बाकी बीमारियों को आप देखें, जब पेंडेमिक्स, जब अगर जिसको हम कहते हैं कि आपकी फ़ौज मजबूत है तो आप बेखौफ हो जाते हैं। तो अगर आपके पास मतलब गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन आपको एक एतमाद होता है। लेकिन सर हम ये तो कह सकते हैं माजी में जितनी भी वबाएं आई हैं उसको कंट्रोल तो वैक्सीन से किया गया। आप पोलियो देख लें, वो सिर्फ पाकिस्तान में या एक और मुल्क में मौजूद है, अदरवाइज तो कंट्रोल वैक्सीन से भी है। जितनी भी वबाएं आई हैं वो स्मॉल पॉक्स अगर आप देखें ना, वैक्सीन आप सबसे बड़ी बीमारी जो एरेडिकेट वो किस वैक्सीन की वजह से एरेडिकेट हुई। तो हमारे पास एग्जाम्पल सेट है और ये आम बीमारी नहीं है, पेंडेमिक है। पेंडेमिक का कंसेप्ट पूरी दुनिया में एक चीज़ है और आगे जाके आप इस दुनिया में रहना भी है। तो अगर जब तक आप वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे तो आप बाकी दुनिया से डील भी नहीं कर पाएंगे। सर साथ रहेगा, चूंकि हम आज बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स क्यों घबरा रहे हैं वैक्सीन मुताबिक, तो एक सर्वे भी किया गया है। गैलप और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के इश्तराक से एक सर्वे किया गया। कोविड-19 की वैक्सीनेशन से मुताबिक डॉक्टर्स से राय ली गई है, उनसे सवाल हुए हैं। उस राय के मुताबिक मैं आपको स्टैट्स सामने रखता हूँ। 79% डॉक्टर्स के मुताबिक उनको कोविड-19 से मुतासर होने का खदशा था। ज़ाहिर है उनकी रूटीन ऐसी होती है, वो ऐसे हॉस्पिटल्स में होते हैं, पेशेंट से डील करते हैं, उनका कांटेक्ट होता है, तो उनको ये खदशा होता है एक्सपोजर हो जाएगा। 32% ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको कोरोना हुआ। मुल्क भर के 59% डॉक्टर्स को वैक्सीन ऑफर अभी तक नहीं हुई। और अगर इसकी हम प्रोविंशियल वाइज ब्रेकडाउन देखें तो सिर्फ केपी की अगर मैं बात कर लूँ तो 74% डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको अब तक कोविड-19 की वैक्सीन ऑफर नहीं है। और केपी वो सूबा है जो कहता है कि हमने सेहत की इस्लाहात की हैं। पाकिस्तान भर के 19% डॉक्टर्स वैक्सीन लगवाने से अभी भी डर रहे हैं। 100 में से सिर्फ 21% डॉक्टर्स वैक्सीन लगवाने के हक में। अच्छा, इसमें कुछ परसेंटेज ऐसी भी है जो ये राय रखते हैं साइनोफार्म नहीं लगवानी, फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन लगवानी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया बिलाल गिलानी साहब ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब। बिलाल साहब, चूंकि डॉक्टर सईद भी यहाँ मौजूद हैं, हम डिस्कशन आज यही कर रहे हैं कि डॉक्टर्स घबरा क्यों रहे हैं, तो मुझे अपने सर्वे के नताइज से मुतालिक प्लीज़ बताइएगा कितने लोगों से, कितने डॉक्टर से राय ली गई है इससे मुतालिक? जी बहुत शुक्रिया। तो ये सर्वे हमने पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के ताउन से किया और जिसमें हमने तकरीबन 550 के करीब डॉक्टर्स जो कि चारों सूबे और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे, तकरीबन 30 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स के में वो इस वक्त काम कर रहे हैं। अर्बन एरियाज़ के डॉक्टर्स भी थे और रूरल एरियाज़ के डॉक्टर्स भी डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के थे। तो डॉक्टर्स का सर्वे थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम इसको कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं कह सकते, मगर ये काफ़ी वसी सर्वे था जो कि मुख्तलिफ तरह के डॉक्टर्स तक पहुँचा। जी बिलाल आप कंटिन्यू करें।
बिल्कुल। तो जो सर्वे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग आई, आई थिंक एक ये कि डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रंट लाइन है इस वक्त, और कोविड 89% डॉक्टर्स ने ये कहा कि वो किसी ऐसे फैसिलिटी में काम करें जहाँ पर कोविड पेशेंट्स बहुत से तादाद में आए, उन्होंने उनको ट्रीट भी किया। सो ये सर्वे जो है वो डॉक्टर्स की जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं इस वॉर में अगेंस्ट कोविड जो है वो उसको एक आउटलाइन भी करता है कि दे रियली नीड आवर रिस्पेक्ट एंड आवर एप्रिसिएशन फॉर द वर्क दैट दे हैव डन। बट द सेकंड पार्ट इज़ दैट दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ऐसा नहीं है कि वो वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते। तकरीबन 81% डॉक्टर्स ने हमें ये कहा कि वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। सो वैक्सीन से कतराना या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन वैक्सीन, लेकिन बिलाल वो साइनोफार्म से घबरा रहे हैं। जी, ये आई थिंक द की पॉइंट हियर इज कि वैक्सीन तो लगवाना चाहते हैं, मगर जो वैक्सीन इस वक्त गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो 8% ने हमें ये कहा कि वो चाइनीज़ वैक्सीन जो कि इस वक्त अवेलेबल है, इसको उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है। अनदर 4 ने ये कहा कि वो जो रशियन वैक्सीन है जो कि प्राइवेट सेक्टर शायद स्पुतनिक जो है, जो प्राइवेट सेक्टर शायद इंपोर्ट करने की तरफ जा रहा है। तो सिर्फ 12% ऐसे हैं जो इस वक्त जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन पे रिलाई कर रहे हैं। फाइज़र और एस्ट्राजेनेका नाम की जो वैक्सीन्स हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट पाया जाता है। सो इट्स अ मैटर ऑफ नॉट दैट द डॉक्टर्स आर distrusting the vaccine itself, it's the brand that they are. ये इस पर कमेंट लेते हैं। इस पर डॉक्टर साहब मुझे जरा बताइए, ये वाकई मामला दुरुस्त है कि साइनोफार्म नहीं लगवानी? कपड़ों के ब्रांड्स में तो बड़े कॉन्शियस होते हैं। ये बिल्कुल आपने ऐसी बात की है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, अगर आप हैदराबाद जाना है तो आप किसी ब्रांड की गाड़ी से जा सकते हैं, ठीक है, सारे आपको हैदराबाद पहुँचा दें। कोई 1 सेकंड पहले पहुँचा रहेगा, लेकिन वो सेफ आप पहुँच जाएंगे। तो अभी जितने भी वैक्सीन है, चारों जो अप्रूवल है वो चारों के चारों वो सेफ है और वो डिजीज़ सिविरिटी को वो बचाते हैं। अच्छा। तो जो भी मिल जाए वो लगानी चाहिए। बट अगर साइनोफार्म अवेलेबल है, क्योंकि बहुत अच्छी ब्रांड का आप वेट करें, ऐसा पहले आपको बीमारी हो जाए, तो साइनोफार्म भी बिल्कुल सेफ़ है और इसकी एफिकेसी काफ़ी, बल्कि इसमें ये अच्छी बात है कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी से बनी भी नहीं है। अच्छा। इस तरह की वैक्सीन हम पहले भी लगाते आ रहे हैं, जो हम की वैक्सीन लिस्ट में मौजूद है। वीक वायरस, हाँ जी, इनएक्टिवेटेड वायरस है, तो ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी से, तो ये तो उस हिसाब से ज़्यादा सेफ है, लेकिन वो ना लगाने के कई रीजन हो सकते हैं। तो डॉक्टर देखें, डॉक्टर्स ही खदशा जाहिर कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर्स तो वो है ना जिन्होंने सिखाना है, ये बताना है कि वो क्यों खदशा जाहिर कर रहे हैं, क्या सिर्फ ये पाकिस्तान में है? डॉक्टर्स, कई तरह के डॉक्टर है जो डायरेक्टली कोविड में इन्वॉल्व, बीमारी बिल्कुल नहीं हो, डॉक्टरों के भी नहीं है, और बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो डॉक्टर्स ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं, उनको पता है हमें ऑलरेडी तो जो बीमारी होनी थी हो चुकी। अब ऐसा ना कोई वैक्सीन से कोई नई चीज़ हो है, तो ये जो खौफ अनजाना सा है वो काफ़ी लोगों को बॉदर करता है। अदरवाइज इवन साइनोफार्म भी आ जाएगी, उसके बाद जो स्पुतनिक भी आ जाएगी, तो उसके बाद कोई एक नया एक्सक्यूज़ आएगा कि भाई इस वजह से नहीं लगा रहे, तो मार्च अप्रैल में बाकी और वैक्सीन आ जाएंगे। अभी तो एक्सपेक्ट एस्ट्राजेनेका ही की जा रही है कि वो पाकिस्तान मौजूद होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थे आप। बिलाल साहब, आपका भी शुक्रिया, इस सर्विस से मुतालिक आपने हमसे डिटेल्स शेयर की। जब हम बात ही कर रहे हैं तो ऐसे में अभी ज़रा हम आगे बढ़कर बात ये करते हैं एम्बुलेंस की, और एम्बुलेंस के ड्राइवर की, उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, उसकी ज़िंदगी कितनी कठिन, कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हम फ़ौरन से मंगवाते हैं एम्बुलेंस। और आज हम एम्बुलेंस की जब बात करेंगे तो ईदी एम्बुलेंस की बात कर लेते हैं। क्या कभी ये सोचा कि जो एम्बुलेंस लेकर वहाँ पहुँचा कौन है, ये किन मराहिल से गुजर कर आ रहा है, इसके कितने बच्चे हैं, इसकी फैमिली में कौन कौन है, इसके शहर में क्या क्या है, और ये अपनी ज़िंदगी में इस एम्बुलेंस को चलाते चलाते क्या कुछ देख चुका है, इसकी ज़िंदगी की जब हम बात करते हैं उसके एक्सपीरियंस की बात आज हम लाजमी करेंगे। मुलाकात कराएंगे एक ऐसे एम्बुलेंस ड्राइवर से जो ड्राइवर नहीं बल्कि हीरो है। 15 साल से ईदी सेंटर से वाबस्ता है और इसने शहर में सब कुछ देखा। वो हमें अपनी ज़बानी बताएंगे कि उन्होंने इस शहर में क्या कुछ देखा। बच्चों के चेहरे जो है ना हमारे दिमाग के अंदर जो है ना घूमते रहते हैं कि हम यही सोचते हैं कि हम दोबारा बच्चों से मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। हमारी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। जैसे ख़तरनाक इलाके होते हैं वहाँ पे जाके, यहाँ पे फायरिंग हो रही होती है, बम ब्लास्ट हुए हुए होते हैं, वहाँ जाके लाशें उठाना, डेड बॉडीज़ उठाना।
फिर अचानक कंट्रोल के अंदर एक इत्तला आ गई, बोला लाइट हाउस पे गाड़ियाँ भेजो। वहाँ पे हम लोग गए, रवाना हुए, वहाँ ब्लास्ट हुआ था। जब सो के हम वहाँ पहुँचे तो एक और ब्लास्ट हो गया। इसी तरह उनको देख के जो है ना आज हमारा भी दिल जो है ना कमज़ोर पड़ जाता है कि देखते हैं, अल्लाह नहीं करे कोई दूसरा हो जाए, पर जो है कि अल्लाह बड़ा साथ देता है हमारा और उसके फरिश्ते भी साथ देते हैं और इसी तरह जो है काम चल रहा है, हौसले से काम चलता है। बाकी हमारे बच्चों को भी अल्लाह ताला सेहतियाब रखे और हमें भी सेहतियाब रखे जो उन बच्चों की परवरिश कर सकें। केस ऐसा था यार, एक दफ़ा मैं सिविल हॉस्पिटल के ऊपर बैठा हुआ था, वहाँ पे एक इत्तला आई हमारे पास, रंचो लाइन के अंदर जो है ना डेड बॉडी की इत्तला आएगी। तो वहाँ से हम जो है ना एक एम्बुलेंस लेके और हम एक बंदा बिठा के साथ में और एक बंदा बैठ के हम दोनों जो है ना रंचो लाइन की तरफ रवाना हो गए। तो वहाँ पे एक बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो बच्चा नौज़ादा बच्चा होता है, पैदा हुआ। उस वक्त मेरे को फिर जो है ना बड़ा अफसोस हुआ था और मैं रोने भी लगा था कि इस मासूम जान का क्या कसूर था जो इसको इस तरीके से फेंक दिया। अगर इससे इतने ही बेजार थे तो ईदी के कम से कम झूले में ला के उसको डाल देते। मुझसे सवाल किया पुलिस वाले ने, हम बॉडी थाने ले गए। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि बेटा ये बताओ कि ये बच्चा जिंदा था या मरा हुआ पैदा हुआ था। कुछ अर्से पहले जो है कि बलूचिस्तान निशान उरानी के अंदर भी जो है ना बम ब्लास्ट हो गया था, जिसके अंदर जो है कि हम कराची से रवाना हो गए थे। तो जो है वहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वहाँ पे तो कयामत का मंजर था। मेरे टकने जो है ना खून के अंदर पूरे डूबे हुए थे। उस वक्त भी काम करते हुए बड़ा अफसोस हो रहा था कि यार अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं, एक ब्लास्ट हो गया है, अल्लाह नहीं करे कोई दूसरा ना हो जाए। दूसरा हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे और मेरे पीछे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। 13 साल हो गए हमारी शादी को, माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और हमारी ज़िंदगी जो है ना अच्छी ही गुजरी, अल्लाह का शुक्र रहेगा। हमारी जो गवर्नमेंट रहेगी वो मैं चाहता हूँ कि अगर हम किसी हादसे में या दौरान वाक़े में ख़त्म हो जाते हैं, इंतकाल हो जाता है हमारा, तो हमारे पीछे बच्चों का साथ दे। जिस तरह मैं आवाम की खिदमत कर रहा हूँ, इस तरीके से आप भी आवाम की खिदमत करें। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और मैं ईदी के साथ हूँ। मोहम्मद फैसल को आप लोगों ने सुना और यकीनन ये वो हीरो हैं जो कि वाकई दाद के मुस्तहिक हैं। ऐसे लोग ही हम सब के लिए एक मिसाल हैं, एक ऐसा रोल मॉडल है हमारे लिए कि इनसे बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है। फैसल ईदी साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों से आपसे ना बात हुई ना मुलाकात हुई, सर कहाँ थे आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल यहीं पे हूँ मौजूद, अपने दफ्तर में ही होता हूँ, कराची में ही होता हूँ और अपने कामों में ही रहते हैं और बस जो है आप लोगों की दुआएं हैं कि हमारा काम सिलसिला चल रहा है। सही। अच्छा फैसल भाई, जो कहानी हमने अभी सुनी मोहम्मद फैसल की, ज़ाहिर हीरो हैं वो, सिर्फ आपके नहीं पूरे कराची के, पूरे पाकिस्तान के हीरो हैं, खिदमत कर रहे हैं आवाम की। क्या हर ड्राइवर की ज़िंदगी ऐसी है कि हर ड्राइवर ऐसे ही फेस कर रहे हैं इन हालात को? जी जी बिल्कुल, ये बहुत परेशान होते हैं, ये वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आजकल जो ये मकानात तोड़ रहे हैं, कभी KCR में तो कभी कहीं पे नालों पे, तो हमारे बहुत सारा स्टाफ जो है वो उन पे भी जो है वो रहता है और वो भी परेशान है कि हमें बेघर कर देंगे, हमारे बच्चों को बेघर कर देंगे। तो इस तरीके से भी जो है वो लोग बेचारे परेशान हैं और ये वर्किंग क्लास है, पाकिस्तान की पूरी वर्किंग क्लास परेशानी है। उनके बहुत सारे मसाइल जो हल होके ही नहीं दे रहे हैं। तो फैसल भाई, ये जो आप परेशानी की बता रहे हैं, ये जिस तरह से इनके घरों को मिसमार किया जा रहा है या तोड़ा जा रहा है, तो यकीनन हुकूमत वक्त को इसके मुतबादिल तो कुछ फराहम करना चाहिए। इस मामले पर बात हुई कोई? हुकूमत नहीं, इनकी पॉलिसी में नहीं है वो प्लॉटिंग, इनको हालांकि करनी चाहिए क्योंकि इंसान है। और कराची के अंदर इस वक्त जो है वो तकरीबन 15,000 के करीब जो है वो मकानात तोड़े जा रहे हैं और हर मकान में 2-2 से 3-3 फैमिलियाँ रहती हैं। तो यकीनन उनको मुतबादिल जगह देना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कराची में डेवलपमेंट के, नालों के एक्सपेंशन के, तो ये प्रोजेक्ट अफेक्टीज़ हैं और इनका हक़ है कि इनको जो है वो मुतबादिल जगह दी जाए। और इंसान है, ये फैमिलियाँ हैं और इनकी फैमिलियों में इनकी फैमिलियाँ भी बड़ी बड़ी होती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं ये लोग।
सही तो फैसल, एक बहुत बड़ा सानिया जो है वो। बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है कि ज़ाहिर है वो चाहे ड्राइवर्स हों चाहे कोई भी ऐसा शख्स जो कि एक ऐसी जगह पर रहता हो जिसको मिसमार कर दिया जाए, पर मुतबादिल फराहम ना किया जाए, वो खुले आसमान तले बीवी बच्चों के साथ कैसे गुजारा करेगा, ये बहुत बड़ा अलमिया है। फैसल में लेकिन मुझे ये बताएं, जब हम आपके स्टाफ की बात कर रहे हैं और हम एक ईदी एज अ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जिसने कोविड में बहुत काम किया है, कोविड का के वो हालात जिसमें ज़ाहिर है सब घबराते थे, ऐसे में कितनी दिक्कत कितनी परेशानी हुई आपके स्टाफ को काम करने में? क्योंकि शुरू में ख़दशा तो ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे, अब थोड़ा सा कम तो हुआ लेकिन स्टिल मुश्किलात तो रहीं। कोविड में कैसे फेस किया इन सारे मामलात को, कैसे आपने मोटिवेट किया अपने स्टाफ को कि नहीं हमें करना है उस तरह से जिस तरह हमने माजी में किया? बिल्कुल, कोविड में जब ये शुरू में हम सभी बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे कि किस तरह क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं हैं। जब शुरू में आया तो यहाँ पे मटेरियल मार्केट में जो पर्सनल प्रोटेक्शन की जो गियर्स होते हैं वो मार्केट में गायब हो गए, उनकी प्राइसेस जो हैं वो 10-10 गुना हो गई और वो मिल नहीं रहे थे। तो बहुत सारे परेशानियाँ हुई। हमने पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 100 से ज़ायद शहरों में हमने अपना नेटवर्क को जो है वो फ़ाल रखा। हमें कुछ परेशानियां ज़रूर हुई, बहुत सारी जगहों पे हमारा स्टाफ खौफज़दा हो गया था। हमारे 3 लोग भी जो है वो इसमें शहीद हुए कोविड की वजह से, एक पेशावर में, एक मुल्तान में, एक कराची में। और लेकिन हमने काम जो है वो जारी रखा और जो बाकी जिनकी हिम्मत टूट गई थी उनके साथ मिलके मैंने खुद सबसे पहला पेशेंट जो है वो कराची में जो था, जो सेकंड पेशेंट जो कराची में घर से एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र किया गया था, वो मैंने खुद जो है वो किया था। तो इसको देखते हुए हमारे वॉलंटियर्स में ये जज्बा था कि जब फैसल भाई कर सकते हैं तो हमें भी जो है वो करना चाहिए। और फिर आउट ऑफ सिटी में भी बहुत सारे मसाइल हुए, तो साद ईदी है, अहमद ईदी है, इन्होंने भी जो है वो बहुत अहम रोल अदा किया। जिसके साथ नाम जुड़ गया ईदी का वो काम तो करता है उसी तरह से जिस तरह ईदी साहब ने किया। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि आप पहले मिसाल बने ना, फिर आपको देख के उन्होंने सीखा। अच्छा फैसल भाई मुझे बताएं, कोविड की हम बात करें, वो पहली लहर जिसमें इंतहाई ऐसे मनाजिर थे कि यकीनन हम बस दुआ करते थे कि अल्लाह करे कि वबा किसी तरह पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। उस लहर में बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ का रेशो था और वो डेड बॉडीज़ यकीनन एम्बुलेंसेस में लेकर आना फिर जाना, ये भी एक मुश्किल मरहला था। उसकी निस्बत अब उन डेड बॉडीज़ की रेशो में कमी देखी गई है। अब जो फिगर्स हैं वो क्या हैं? अभी फिगर्स दोबारा से कुछ 1-2 दिन से जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए हैं, लेकिन वो मखसूस एरियाज़ के अंदर हैं। मुमकिन है उनको जो है वो लोगों ने अच्छा रिस्पांस किया है, मास्क हर कोई पहन रहा है, लेकिन हाथ मिलाते हैं, हाथ नहीं मिलाना चाहिए। आप जो है वो हाथ टच कर लें बस पिछली साइड पे या कोनी मिला लें। फैसल भाई, कराची के किन इलाकों की बात आपने की है जहाँ पे आपने डेथ का रेशो फिर ज़्यादा देखा है? कौन से ऐसे इलाके हैं? मेरे पास अभी तो लिस्ट नहीं है, लेकिन पिछले दिनों पूरे पाकिस्तान का जो मैं फिगर देख रहा था तो मुझे ओवरऑल इसका रेशो थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ नज़र आया। तो हमें अभी भी जो है वो एहतियात करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अब चूँकि गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में इसका असर जो है वो कम हो जाता है और एहतियात लाज़मी करने। एक आखिरी बात फैसल भाई, एक आखिरी बात प्लीज़ बताइएगा क्या मैं कंटिन्यू प्लीज़ आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए पहले। करूँ थोड़ा सा? जी प्लीज़। पूरे पाकिस्तान में हमने जो है वो खलूस दिल से काम किया है। हमारे सारे वर्कर्स ने, मैं ईदी फाउंडेशन में सरबराह की हैसियत से मैं इन सब को सलूट पेश करता हूं कि कहीं पे भी उन्होंने जो है वो पीछे नहीं हटे। और दूसरा, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, हमने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी जो है वो इमदाद फराम की कोविड के इशू के ऊपर, जिसमें जो है वो बरतानिया है, जो है वो इटली है, ईरान है, चाइना को ऑफ़र की, लेकिन उनका अभी भी जो है वो पेंडिंग चल रहा है। और जहाँ तक आप लोग काम कर सके फैसल भाई, आप लोगों ने काम की, इट्स रियली अप्रिशिएटेबल। मुझे बस एक आखिरी बात ये बता दें, क्या आपने, फैसल ईदी साहब ने मुतालबा किया है हुकूमत पाकिस्तान से कि ईदी के स्टाफ मेंबर्स, क्योंकि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है लोगों से, वो इससे पीछे हट नहीं सकते, इन सब को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाए? ऐसी कोई बात हुई है? नहीं, बिल्कुल। गवर्नमेंट ने हमसे रब्ता किया, सिंध गवर्नमेंट ने, कि आप अपने तमाम वर्कर्स को कहें कि वैक्सीन लगाएं। तो कुछ ने हमारी वैक्सीन लगाई है, लेकिन ज़्यादातर खौफज़दा हैं, वो नहीं लगा रहे। और मैंने भी अपनी जो है वो दरख्वास्त की हुई है कि मैं ख़ुद भी जो है वो लगाना चाह रहा हूँ। अच्छा। तो वो अरेंजमेंट हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में मुझे भी और हमारी जो टीम है उनको भी लग जाएगी। ठीक है फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे। क्विक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिंध रेंजर्स के ज़ेरे एहतमाम समात से महरूम बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। जी हाँ, कायद-ए-आज़म रेंजर्स स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल टोल प्लाजा कराची में होने वाली तकरीब के मेहमान खुसूसी DG रेंजर्स एंड मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी थे। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल्स के बच्चों ने मिलनी नगमे और टैबलोस पेश किए। तकरीब से खिताब करते हुए DG रेंजर्स सिंध ने कहा कि खुसूसी बच्चे बुलंद हौसलों और जज्बों की अलामत होते हैं। इन बच्चों की तरबियत और परवरिश में वालिदैन और असातिज़ा का किरदार काबिल सताइश है। DG रेंजर्स ने कायद-ए-आज़म रेंजर्स स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी साहब तकरीब के मेहमान खुसूसी, उनका यहाँ पहुँचना, बच्चों से मुलाकात करना, बड़ा ज़बरदस्त पैगाम उनकी तरफ से दिया गया। जी बिल्कुल, ये हमारे मुआशरे का एक ऐसा पहलू बनता जा रहा है जिस पे बात करना इंतहाई ज़रूरी है। शायद इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों को समझ आए कि ये एक वाहिद रास्ता नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आलिया सारिम साहिबा ने और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है किरण जावेद। दोनों को गुड मॉर्निंग मैं कहूँगी, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। आलिया साहिबा, सबसे पहले आपसे शुरू करूँगी बात, ये हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ना सिर्फ हमारा मुआशरा बल्कि हमसाया मुल्क। आप जहेज़ की बात करते हैं, जहेज़ नहीं मिलता लड़की को घर बिठा देते, फिर कहते हैं जी आऊँगा तभी लेने के लिए जब जहेज़ दिया जाएगा, या तुम अपनी वीडियो बना के मुझे भेज दोगी और कहोगी कि मैं वाकई मौत के मुंह में चली गई हूँ। ये कहाँ से सोच बनती है? सबसे पहले तो लफ्ज़ खुदकशी के हवाले से कह दूँ कि खुदकशी एक हराम मौत है। बिल्कुल ठीक, सख्त लफ्ज़, लेकिन सब जहन में रख लें। दूसरी बात मैं यहाँ से शुरू करूँ, चाहे हमसाया मुल्क हो, उसका ईश्वर हो, हमारा तो अल्लाह ताला है। ठीक है, हमारा जिस्म, वजूद, सोच, हाथ पैर सब अल्लाह की अमानत है, ये हमारी नहीं है। ये बात हमें क्लियर कर लेनी चाहिए। ठीक, और ये हमें अमानत दी है, हम इसको एंजॉय करें, इस दुनिया को एंजॉय करें। अल्लाह ने दुनिया में भेजा कि अपने हुदूद में रहते हुए, जो अल्लाह के कवानीन है उसमें रहते हुए हम जिंदगी को एंजॉय करें अपने महरम रिश्तों के साथ। मैं औरत को, औरत की फितरत को पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में अगर औरत की साइकी जानती हूँ तो औरत का किरदार वफा और कुर्बानी है। वो औरतें जो ये कहती हैं कि हम मर्दों के बराबर हैं, हमने ये काम नहीं करना, अगर वो वफा नहीं करता हम वफा नहीं करेंगे, वो कुर्बानी नहीं देता हम कुर्बानी नहीं देंगे, वो जहनी अजियत का शिकार होंगी। रब ने डिज़ाइनिंग इतनी खूबसूरत की कि हम औरत, हम बहुत अजीम हैं। क्यों? क्योंकि हम पैदाइश करते हैं, क्योंकि हम देने वाला हाथ हैं, क्योंकि हम कुर्बानी वाला हाथ हैं। ये अल्फाज के औरत अजीम है मुझे अपनी औरत को अपलिफ्ट करने के लिए कहने पड़ेंगे। मर्द भी बहुत अजीम है, मैं कतई मुकाबले में तो हुई नहीं, लेकिन ये जो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स औरत ने कर लिया, ये सोसाइटी ने कहा कि ये बेचारी है, इसको ऐसे ट्रीट करो। हम दुनिया में आए हैं क्योंकि रब ने हमें भेजा है। ये ज़िंदगी जैसे सबकी है वैसे हमारी भी है, जैसे वो एंजॉय करते हैं हम भी। उसमें डिप्रेशन आएगा क्यों? कब? जब हम कुदरत के कवानीन से हटेंगे। अब जो मैंने वो माएँ देखी हैं जिन्होंने जिंदगी भर अपने बच्चों को तन्हा पाला पोसा, वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हुई। मैंने उन औरतों को देखा, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। औरत को सिर्फ एक जगह में परेशान देखती हूँ, जहाँ मैं बार बार कहती हूँ इसको तालीम दो, इसको तरबियत दो, इसको सेहत दो, इसको इसके पैरों पे खड़ा कर दो, लेकिन किरदार में मैं कहती हूँ खुदारा किसी का मुकाबला मत करो, और मर्द का तो बिल्कुल भी मत करो। लेकिन अरे भाभी, एक फैक्टर ये भी तो है हमारे मुआशरे का कि तालीम याफ्ता खवातीन जो हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार होती हैं, वो भी खुदकुशी की तरफ बढ़ती हैं। शेख सादी ने कहा अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, खा खा कर दांत टूट गए, मगर जबान नाशुक्री से बाज न आई। अगर एक में भी देखो, हमारे यहाँ पढ़ी लिखी औरतें क्या क्या एक्सरसाइज कर रही होती हैं, वो जिम जाती हैं, वो योगा करती हैं, फिटनेस के लिए बहुत कुछ करती हैं। एक सिंपल सी एक्सरसाइज मेरे जहन में है जो मैं करती हूँ, अगर कोई करना चाहे, आप सब्र को इनहेल करें और शुक्र को एक्सहेल करें। आप जैसे ब्रीदिंग की कितनी एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, बहुत सारी। आप अगर ये प्रैक्टिस शुरू कर दें कि सब्र में इनहेल और एक्सहेल आप शुक्र करें, यकीन जानिए हमारे पास इतनी पॉजिटिविटी हो जाएगी। और जिंदगी में कभी सब कुछ ठीक नहीं होता, और इसमें औरत मर्द की भी तखसीस नहीं है। किसी की जिंदगी में कभी सब कुछ ठीक नहीं होता, ये भी कुदरत का कानून है। फोकस पॉजिटिव, जो अल्लाह ने दिया है उस पे फोकस करें, तो यकीन जाने जब नमाज के लिए खड़े होंगे तो नमाज इसलिए नहीं पढ़ रहे होंगे कि अल्लाह से कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए पढ़ रहे होंगे अल्लाह तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करें। बिल्कुल बिल्कुल। किरण, आप प्लीज ऐड कीजिएगा, क्या ये मामला ऐसा है कि चूंकि इस माशरे में जनरली एट लार्ज खवातीन डिपेंडेंट हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये मसाइल ज़्यादा हैं? देखिए, ये भी हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंट लड़कियों का भी ये है या लेडीज़ का भी ये है कि उनको भी खुदकुशी करते हुए देखा गया है, लेकिन रेशियो कम है। डिपेंडेंसी का बहुत ज़्यादा है। बचपन से यही बात है कि
एक तो खुदकुशी में जेंडर डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आज हम हमारे टॉपिक सिर्फ लेडीज से रिलेटेड है, फीमेल से, तो मैं उस पर अगर बात करूँ तो हमारा ब्रॉटअप, कल्चरल ब्रॉटअप भी ऐसा कुछ हुआ होता है कि औरत को ये बात शुरू से बता दी जाती है कि तुम टोटली डिपेंडेंट हो, पहले बाप पे, फिर भाई पे, फिर हस्बैंड पे, फिर बेटे पे, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी अपनी खुदी है ही नहीं। यानी आप कहेंगे परवरिश ऐसी देनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए कि हम अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को ये ना सिखाएं, एम्पावर भी करें, ठीक है, ये तो है, रिश्ते साथ बिल्कुल हैं, इनके साथ एहतराम, मोहब्बत और इनके सहारे और इन पे तो चलना ही है, लेकिन साथ साथ एम्पावरमेंट कि तुम्हारी भी कोई अपनी शख्सियत है, इंडिविजुअलिटी है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम कुछ बुरा फील करती हो तो तुम्हारा भी हक है कि तुम उसका इजहार करो। अगर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगा, कोई बात बुरी लगी है, तो तुम भी उसका इजहार करो, नहीं चुप, तुम्हारा तो काम सिर्फ चुप रहना है और सहना है, राइट? तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, राइट? शख्सियत का मतलब है कि आप उस पर बात करें, आप इजहार करें जो अच्छा नहीं लग रहा है, इवन फर्स्ट बाप से, माँ से, उसके बाद बहन भाइयों से, हस्बैंड से, बच्चों से इजहार तो करें, लेकिन हमारे चुप करवा दिया जाता है। कहीं ना कहीं खौफ, लड़कियों के अंदर खौफ है, और यही बात है कि लेटर लाइफ में फिर जब कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है तो वो खौफ में होती है, कैसे बताएं, लोग क्या कहेंगे, नहीं हम लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, और बस चुप रहो, तो ये खौफ को खुद समझ नहीं आता तो कहते हैं ज़िंदगी एंड कर दे। लेकिन किरण, एक कन्फ्यूजन मेरी ये है कि एक तरफ हम ये कहते हैं हमारी ख़वातीन तो बहुत मजबूत हैं, जितने प्रेशर हमारी ख़वातीन बेयर करती हैं उतने मर्द बेयर नहीं करते इन सोसाइटी। नहीं, एक तरफ एक खातून की जब हम बात करें, हम कह रहे हैं वो बहुत मजबूत है, हर लिहाज से मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ वो इंतहाई कदम उठा रही है। ये कन्फ्यूजन है, क्यों मजबूत भी है और इंतहाई कदम भी उठा रही है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि एज अ औरत उसमें ये मजबूती मौजूद है, यूटिलाइजेशन ऑफ दिस मजबूती, वो कॉन्फिडेंस जिस औरत में होगा वो हमेशा सही चलेगी। ये किसने देना है? ये देना है सबसे पहले आपके घर ने, माशरे ने, राइट? तो ये कॉन्फिडेंस उस औरत को एक औरत नहीं देना है, एक औरत को औरत भी देना है और उसकी फैमिली भी दे सकती है, ठीक है? लेकिन वो माँ कैसे ये कॉन्फिडेंस दे देगी जो कि खुद इस तरह की चक्की में पिसती चली आ रही है कि वो भी अपने शौहर के सामने खामोश है, बेटा भी अगर ऊंची आवाज में बात करे तो माँ भी खामोश है, फिर वो बेटी को भी यही सिखा रही है कि देखो भाई या बाप के आगे बात मत करना। यही तो डिलेमा है, यही अलमिया है कि हम इसको कहते हैं लर्न हेल्पलेसनेस, लर्न हो चुकी है क्योंकि उसने देखा है, शायद माँ ने मुंह से ना बोला हो, लेकिन उसने बचपन से माँ को सिर्फ यही देखा है, खाना है, चुप रहना है, डी लर्न करना है। बिल्कुल, लेकिन अगर डी लर्न करने की जरूरत है। लेकिन अगर वो बोल भी जाती तो फिर ये कहते हैं कि जी लड़की बागी हो गई है। आप जिसके मुंह को बंद करेंगे ना, वहां से बगावत की बू आएगी। सिर्फ औरत ही नहीं, आप किसी का भी मुंह बंद करें। मैं बोलने पर बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ, बस मैं कहती हूँ तमीज़, तहजीब, इखलाक, वैल्यूज़ उनके साथ लेके। एक मर्द चीख कर भी बोलता हुआ अच्छा लगता है, अच्छा तो नहीं लगता, वैसे कह रही हूँ कि उसकी फितरत है कि मर्द लाउड होता है, औरत नहीं अच्छी लगती। औरत धीमे ही अंदाज में, लेकिन अभी आपने एक सवाल किया था ना कि क्या औरत कमज़ोर है? औरत कमज़ोर हो ही नहीं सकती क्योंकि मर्द को भी वही पाल रही है, औरत को भी वही पाल रही है। अच्छा, औरत बाइस्ड भी नहीं होती। औरत जो माँ जो है ना, वो बेटा बेटी दोनों को एक ही अंदाज में रखती है। उसने जिसको पैदा कर दिया, कैसे मुमकिन है कि उसके साथ बाइस्ड हो जाए? अगर कहीं बाइस्ड नजर आती है ना, वो सोसाइटी का प्रेशर है, वो उसके दिल की आवाज नहीं है, वो माँ नहीं है, ठीक है? तो अच्छा, फिर जितने भी इल्जामात हैं औरत पे, औरत को फरिश्ता बना दो। औरत इंसान है। और एक चीज़ और जो औरत के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करें, जिसको बार बार मैं वजाहत कर रही होती हूँ, औरत मर्द का मुकाबला है ही नहीं। लेकिन ये बात आपने बड़ी दुरुस्त की भाभी, क्योंकि वक्त बड़ा कम है कि जो भी मसला है उसको इग्नोर नहीं करना, डिस्कशन करनी है, बात करनी है, एक्सप्रेस करना है, तो मसला हल हो जाएगा। ये ना समझे कि लास्ट उसका हल यही है कि आप खुद लड़ना है, बिल्कुल बात नहीं करनी। जिंदगी में जब चने होते हैं तो दांत नहीं होते, जब दांत होते हैं तो चने नहीं होते। बिल्कुल सही। अपनी यूथ को ये बात समझाएं, और यूथ के पास एनर्जी है, और ये यूथ इसीलिए सिर्फ इसको यूटिलाइज करना है इन द राइट डायरेक्शन। सोसाइटी, माँ बाप दोनों का फर्ज, दोनों का फर्ज। थैंक यू वेरी मच आलिया साहब, साथ में किरण, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया खत्म, बात करें कल। रखिए अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।